बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। सुबह सवेरे हम आ जाते हैं और जैसा कि अशफाक इसाक-सत्ती और मैं सदफ अब्दुल जब्बार। क्या हाल है अशफाक आपके? बारिश से एंजॉय हुए आप? जी जी, बारिश हो गई है भाई माशाल्लाह। महसूस हुआ मैं खासा। और बाकी ये है कि मुझे उम्मीद है कि जिन जिन इलाकों में बरसात हुई है, क्योंकि आज जब मैं ऑफिस आ रहा था तो कुछ साथी मुझे मिले तो उन्होंने कहा कि भाई उनके इलाके में बारिश नहीं हुई। तो मैंने कहा कि चूंकि कराची का हुदूद अरबा इतना बड़ा हो चुका है कि अब ज़ाहिर है कि मुसलसल फैलता जा रहा है कराची, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कई इलाकों में नहीं होगी, लेकिन जहाँ पर मैं रहता हूँ तो वहाँ पर मेरी तसल्ली हो गई बरसात की वजह से, क्योंकि बारिश अच्छी खासी हुई। तकरीबन 2 घंटे मुसलसल बारिश हुई। आपकी तरफ क्या मैं भी यही कह सकती हूँ कि अच्छी खासी बारिश हुई। नॉट लाइक कोई बहुत ज़्यादा मिलीमीटर बारिश कोई रिकॉर्ड हुई होगी, लेकिन नापा था कि नहीं, मुझे आता नहीं है, वरना मैं कोशिश ज़रूर करती। मेरा महकमा मौसमियात से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये कि ठीक ठाक 2 घंटे 1.5 घंटे बारिश होती रही। और उस पर सबसे अच्छी सरप्राइजिंग बात ये थी कि बिजली नहीं गई। अच्छा, हमारे यहाँ गई थी, वो कोई कंप्लेंट आई थी, उसकी वजह से बिजली की फराहमी कुछ देर के लिए मुअत्तल हुई थी, लेकिन उसके अलावा बिला तातुल बिजली की फराहमी का सिलसिला जारी रहा। और वैसे आप बारिश को नाप सकते हैं, आप गाड़ी निकालें, जितना आपके टायर डूब रहा है तो आप उसमें नाप सकते हैं। तो इस तरह तो फिर 1 फुट बारिश हुई, 10 फुट बारिश हुई, ऐसे ही फिर हिसाब किताब हमारा दूसरा हो जाएगा। हम फिर दूसरे हिसाब से लगी। तो फिर बारिश के पानी में और भी बहुत से पानी मिल जाते हैं। लेकिन बात यह है कि सड़कों पर जो सूरत हाल हमने देखी, अल्लाह करे कि बरसात का सिलसिला जारी रहे, लेकिन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, गली मोहल्लों में इधर उधर आपको अंदाज़ा होता है कि किस तरीके से वो नालियाँ और नाले भी पानी से भर जाते हैं जिनसे आपने कभी तवक्को ही नहीं की होती। वाह 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 वाह। I mean, मेरा दिल करता है मैं इधर मुड़ के देखता हूँ, इतना हसीन खूबसूरत मौसम। नाले और नालियों का जिक्र किया, लेकिन मैंने एकदम से देखा, मैंने कहा सब्जा आ गया, तो खूबसूरती आ गई। ये कहाँ है? कराची का ही कोई इलाका है? ये कराची का कोई इलाका है। ये हमारे प्रोड्यूसर साहब बताएंगे कि ये किस जगह की उन्होंने तस्वीर कशी की है, लेकिन बड़ा क्या खूबसूरत मंजर है। लेकिन इस इलाके का नाम सीगा राज में रखा जाएगा, ठीक है। तो बात यह है कि उससे हटके मौसम बड़ा खुशगवार हो गया और गर्मी का जोर टूटा। और असल एक चीज़ ये थी कि हब्स जो होता था सदफ, पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा हब्स था, यानी कि सांस लेना भी दुश्वार था। और उसके बाद अब ये है कि इस बारिश की वजह से सूरत हाल बेहतर है। गर्मी का जोर टूटा है, मगर फिर भी गर्मी का ये कहते हैं ना महीना तो है, लेकिन अब बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में पकौड़े भी बनाए, विंग्स भी बनाए, सो कहते हैं ना बड़े मज़े के पकवान भी बनाए। और इतने परवाने आ गए, स्पेशली जब मैं आज घर से बाहर निकल रही थी, जो सहन है वहाँ पे, तो क्या कहना चाहिए बेचारों का, लाइक तो जहाँ लाशें बड़ी हुई, जहाँ क्षमा होती है वहाँ परवाने तो आते हैं सदफ। क्षमा की बात पर वो एक शायराना मिजाज है। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे बरसात के फेनोमेनन की हम बात कर रहे हैं। तो बरसात में आते तो रोशनी के पास ही है, लेकिन ये बात सही है कि इन परवानों की आमद की वजह से फिर जहाँ पर रोशनी हो तो वहाँ पर फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये भी एक देखिए कि ये परवाने भी कितने इंतज़ार करते होंगे बरसात का, कि बरसात हो तो फिर बाहर निकलने का उन्हें मौका मिले। इसके अलावा फिर आप ये देखिए कि क्या ही बेहतर हो कि हमारी सड़कों की हालत ऐसी ना हो कि वो बरसात से इतनी जल्दी मुतासिर हो और जगह जगह पानी खड़ा हो। एंड आई होप इस वक्त जो एक लहर आई हुई है ना, लोगों को फ्लू और हर तरह के कोई वायरल और बीमारियां, इससे कुछ अफाका होगा। इस बारिश के बाद मुसलसल अगर थोड़ी और बारिश हो जाए तो शहर भी साफ सुथरा हो जाए। सुरजानी में 58.2 मिलीमीटर बारिश हुई, मतलब आप कमाल है। ये बड़ी अच्छी रेन है, ये एक अच्छी रेन है जो कि हुई है सुरजानी के इलाके में। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में जो एक बात बताएं, कल सरफराज साहब क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे वो ये कह रहे थे कि भाई ये स्पेल तो समझे बस खत्म हो गया, यहीं पे बात खत्म हो गई, हुई तो हुई, नहीं तो नहीं हुई। चलें, ये भी फॉर अ सेफ साइड। लेकिन वैसे बात ये है कि आजकल एक चीज ये है कि अनप्रेडिक्टेबल है, लेट्स कट हिम सम स्लैक, क्योंकि अब वेदर पैटर्न्स आर चेंजिंग, चीज़ें बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं। अचानक कोई प्रेशर बन जाता है और फिर उसके बाद बरसात हो जाती है, फिर अचानक बारिश होने वाली होती है, लेकिन वो सिस्टम जो है वो हवा की वजह से इधर से उधर हो जाता है। अच्छा, जितनी बरसात हुई उससे मुतालिक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सुरजानी टाउन में 58.2 मिलीमीटर, ओल्ड एयरपोर्ट 31 मिलीमीटर, औरंगी टाउन 30 मिलीमीटर और यूनिवर्सिटी रोड पर 20 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। अच्छा, कुछ हादसा भी हुए। सुरजानी टाउन में दीवार गिरी है, बंस रोड पर मखदूश इमारत की दूसरी मंजिल का एक हिस्सा गिरा। करंट लगने समेत मुख्तलिफ हादसात में जो रिपोर्ट किया जा रहा है, 2 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद
ज़ख्मी हुए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बरसात की सूरत हाल रही। अच्छा, ये ज़्यादा बारिश नहीं है, लेकिन इसके बाद हम एक चीज़ और बताएं कि हुकूमत ने बड़े दावे किए थे, सूबाई और शहरी हुकूमत ने, लेकिन ये जो थोड़ी सी बारिश हुई है इसमें सारा पोल खुल गया है और इंतजामात भी सारे बह गए इसमें, जो हमें बताए जा रहे थे कि जी हमने सफाई कर दी है। कई इलाकों में नाले उबल पड़े, शाहराहों पर घुटनों तक पानी खड़ा रहा, जिसके बायस ट्रैफिक का निज़ाम ज़ाहिर है मुतासर होता है। और अब जो सड़कों की सूरत हाल है, कहीं पर कीचड़ है, कहीं पर मड है, कहीं पर जी वो जो पॉट होल्स बने हुए हैं उसमें पानी जमा हो गया है। तो मजमूई तौर पर सूरत हाल क्या रही, ये बड़ा जानना ज़रूरी है हमें। तो अफजल परवेज से हम जानेंगे कि ये जो नाले थे इनका क्या हुआ। गुज्जर नाले समेत जो 600 650 के करीब हैं शहर भर में, वहाँ पर क्या सूरत हाल है और ओवरऑल क्या कोई शिकायतें सामने आई हैं निकासी से मुतालिक। तो अफजल परवेज़, ज़रा पहले तो हमें ये बताइए कि आप हैं किस जगह मौजूद और फिर क्या मनाजिर हैं और क्या सूरत हाल रही सफाई सुथराई की। वाह 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 वाह, ये तो आप किसी बड़े खूबसूरत और रंगीन नाले के आसपास मौजूद हैं, तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर आप? सांस रोक के खड़े हैं अपनी। जी सदफ अशफाक मैं खड़ा नहीं, मैं नाले के ऊपर बैठा हुआ हूँ। जो नाले की सूरत हाल है उसका देखकर मुझे अफसोस भी हो रहा है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी मेन वजह, जब कराची में बारिशों का सीज़न आता है तो सिर्फ हम इस मसले को उजागर करते हैं कि नालों की सफाई, ये मसला हल होने का नाम लेता। शहर के 775 नालों की निशानदेही हुई थी, जो हमने गुज़िश्ता रोज़ भी बाखबर सवेरा में बताई थी। तकरीबन जो 522 नाले अहम करार देते हैं जो शाहराहों पर होते हैं, उनकी सफाई के हवाले से टाउन इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। मैं इस वक्त एक ऐसा ही टाउन है सदर टाउन, वहाँ रीगल चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ मेरे पस मंज़र में आप देख सकते होंगे ये नाला कचरे से भरा हुआ है। सफाई की यकीन दहानी कराई गई थी। महकमा मौसमियात ने पेशेंगोई भी की थी कि नालों की सफाई को मुमकिन बनाया जाए। इस हवाले से टाउन इंतज़ामिया की जानिब से जो छोटे नाले होते हैं जो अहम किरदार अदा करते हैं बारिश की पानी की निकासी के हवाले से। बाकी हम बात करें KMC के नालों की सफाई तो काफ़ी हद तक हो चुकी है। जहाँ चौकिंग पॉइंट थे उनको भी साफ़ किया गया। ये छोटे नाले अहम किरदार अदा करते हैं, तो फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर जो KMC के बड़े नाले होते हैं वहाँ पानी का रसाव होता है, फिर उसके बाद गुज्जर नाले की तरफ पानी जाता है। ताहम देखा जाए तो जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से कोई ठोस इकदाम देखने में नहीं आए। अभी भी आप देख सकते हैं ये माजी में नाला जो है तजावज़ात थी, इसको तोड़कर जो है साफ़ करने के हवाले से इंतजाम किए गए थे। 2 दुकानें तोड़ी गई, उसके बाद जो दीगर इस नाले पर जो तजावज़ात है वो नहीं तोड़ी जा सकी। उसकी बड़ी मेन वजह सरकारी इदारे भी हैं, दुकानें भी हैं, मार्केट भी है। माजी में मेयर कराची वसीम अख्तर की जानिब से ऑपरेशन किया गया था, लेकिन वो ऑपरेशन अधूरा रहा। ताहम देखा जाए तो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जो है वो मुतारिक नज़र आए, तमाम इदारे जो है हमें ऑन बोर्ड नज़र आए, लेकिन जो टाउन इंतज़ामिया की कारकर्दगी थी वो हमें नज़र नहीं आई। SBCA एक्टिव रही, महकमे KD की जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन वो भी अपने अपने इलाकों में 150 अफरादी कुव्वत लेकर जो है शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए मौजूद रहे। उसके बाद जो टाउन इंतज़ामिया को चाहिए था, जो छोटे नाले हैं, जो पानी की निकासी की मेन शाहराहों पर जो तो है काम तो कर दिया गया, मेन शाहराहों को साफ किया गया, लेकिन इनको भी करना जो अंदरूनी गलियों की सूरत हाल है, अशफाक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था अफजल परवेज़, बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा था कि ये जैसे हम बरसात होती है तो अभी तो खैर आप रीगल चौक के पास मौजूद हैं सदर में, लेकिन ये डिफेंस की साइड से ये काफ़ी उधर से भी पहले पानी खड़ा होने की, ये पानी जाने की शिकायत आया करती थी, तो वहाँ से कुछ इस तर्ज की तो शिकायत नहीं सामने आई, वहाँ पर कैसी सूरत हाल रही? जी बिल्कुल अशफाक, देखा जाए तो कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन लगता है, उन्होंने गुज़िश्ता 1 साल में बिल्कुल अपनी कारकर्दगी दिखाई। छोटा बुखारी जो सबसे मेन हुआ करता था, वो मेन जो उनका नाला था, वो जो समुद्र में पानी गिराता था, वो सबसे ज़्यादा एक बड़ा चैलेंज था। कंटोनमेंट बोर्ड ने वहाँ पूरे 6 महीने काम किया और डिफेंस के मुख्तलिफ ब्लॉक्स जो मुख्तलिफ ऐवान जो स्ट्रीट कराते जो पानी में भर जाया करते थे, लेकिन उन्होंने नाले को बनाकर छोटे बुखारी को सबसे बेहतरीन किया। आज जो नाले की वहाँ सूरत हाल है पानी की निकासी की, वो सबसे बेहतरीन है। कंटोनमेंट बोर्ड की क्लिफ्टन की जानिब से अहम किरदार अदा किया गया और आज भी देखा जाए तो कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से वहाँ कोई भी ऐसी शिकायत मसूल हुई। देखा जाए तो शादमान टाउन में जो नाले के उबल आया था। जी सदफ, चलें, थैंक यू सो मच अफजल परवेज़। और अफजल हमें सूरत हाल बता रहे थे और इस तरीके से हम हमारे रिपोर्टर जगह जगह जाकर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा, वैसे एक चीज़ थी, जी बताइए। कल
उम्मीद नहीं थी। यानी कि बादल आ रहे थे, मैं सोच रहा था कि प्रेडिक्शन तो नहीं है, इतने काले बादल क्यों आ रहे हैं, सोचें। अच्छा, आप खड़े होके बादलों को देख मैं रहे लिटरली थे? बादल यकदम सदफ अब्दुल जब्बार इतने स्याह बादल आए कि मैं अंधेरा हैरान सा हो परेशान हो गया। गया, अंधेरा सा छा गया। मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, प्रेडिक्शन नहीं है ना इससे मुतालिक इतनी, क्योंकि अब सिस्टम खत्म हो चुका है। लेकिन उसके बाद इट वाज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज। अच्छा, मुझे ना जब आवाज आना शुरू, जैसे बारिश गिरती है ना, बारिश की आवाज, तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, जरा बाहर जाके देखूं, तो मुझे आइडिया हुआ। अदरवाइज मैं भी ये सोच के बैठी थी बादल आएंगे और इनको हवाएं उड़ाकर ले जाएंगी। अच्छा जी, अब NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुल्क भर के लिए जी अलर्ट जारी कर दिया है कि गैर मामूली जो मानसून बारिशों का तो खैर मानसून सीजन है, लेकिन गैर मामूली तौर पर बारिशें होंगी। और रिपोर्ट ये बताती है कि मौजूदा सिस्टम आज भी कराची समेत, याद रखें, आज भी कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला पर असरअंदाज होगा। हैदराबाद भी है, ठट्टा भी है, उमरकोट, बदीन, मिट्टी, थरपारकर में बादल बरस सकते हैं। बारिशों से अर्बन फ्लडिंग, नदी नालों में दरमियाने दर्जे की दुगयानी और बुहिरा अरब में हवा का शदीद दबाव है, जिसके बायस मानसून में ज्यादा बारिशों का इम्कान है। और जुलाई के तीसरे हफ्ते और अगस्त में पंजाब में बारिश हो सकती है। और फिर ये है कि NDMA का ये कहना है कि हमने एक ऐप भी बना ली है भाई, पाक NDMA डिजास्टर अलर्ट, तो उसको डाउनलोड कर लें। सुन लिया आप लोगों ने? तो अब आपने वो ऐप डाउनलोड करनी है, ये पाक NDMA डिजास्टर अलर्ट, ये मोबाइल ऐप है, इसको डाउनलोड कर लें। अब उससे फ़ायदा कितना होगा इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जाहिर है कि NDMA वाले कह रहे हैं कि आप इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। अच्छा, कराची में जिस तरीके से हमने तज़किरा किया कि पहले से एक्सपेक्टेशंस के और प्रेडिक्शंस के अगेंस्ट बादल बरसे हैं, कुछ इलाकों में तेज़ और कुछ कहीं पर तूफ़ानी बारिश भी हुई है। और फिर महकमा मौसमियात ने मंगल के रोज़ शहर में गर्मी और हब्स बरकरार रहने के साथ तेज़ बारिश का इम्कान रद्द किया था। अच्छा, अब ये क्वेश्चन NDMA की जानिब से उठाया गया है कि क्या महकमा मौसमियात के आलात दुरुस्त पेशगोई कर रहे हैं। तो सेनेट की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली के इजलास में भी यह मामला ज़ेर बहस आया और चेयरमैन NDMA ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि महकमा मौसमियात के आलात पुराने हो चुके हैं। दोबारा बताता हूँ, उन्होंने कहा चेयरमैन NDMA ने कि महकमा मौसमियात के जो आलात हैं वो पुराने हो चुके हैं, जिसके बायस बारिश और दीगर मौसमियाती तब्दीलियों से मुताल्लिक जो पेशगोई है उसमें नकाइस आ रहे हैं। और महकमा मौसमियात की वेबसाइट 10-10 दिन तक अपडेट नहीं होती और उसके लिए एक जो बात है, उन्होंने कहा कि उसके लिए हमें भारी फंड्स चाहिए। चलें तो इसी पर बात कर लेते हैं कि आखिर ये मामला है क्या और सूरत हाल क्या वाक़तन ऐसे है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट शाहिद अब्बास हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। ज़रा बताइएगा, जो मामला उठाया गया है कि आलात दुरुस्त नहीं है, जदीद नहीं है और 10-10 दिन जो है वेबसाइट अपडेट नहीं होती है, तो क्या प्रेडिक्शन जो की जा रही हैं वो पुराने तरीक़ों से की जा रही हैं जो कि गलत साबित हो रही हैं? लो जी, मुझे लगता है कि आलात के साथ साथ फ़ोन लाइंस भी कुछ मसला कर रही हैं। बरसात से कई मसाइल हो जाते हैं और हो सकता है ये मसला भी उनमें से हो। तो बात यह है कि प्रेडिक्शंस के लिए आजकल आपको पता है कि दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है और तरह तरह के हरिकेन्स और तरह तरह की चीज़ें उसको जांचने के लिए मुसलसल आप अपने हालात को जो है वो वर्ल्ड पूरा एक वेदर ऐप है जिससे आप कनेक्ट हो सकते हैं। आइडिया हो सकता है कि कहाँ पर हवा का दबाव बन रहा है, कहाँ पर शदीद है, कहाँ पर कम है, कहाँ पर हवाएं ज़्यादा जा रही हैं। तो ये पूरा मैप जो है हमें बता सकता है वेदर फॉरकास्ट के हवाले से। लेकिन ये सवाल उठाना बड़ा अहम है। सो शाहिद साहब हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है। थैंक यू सो मच। शाहिद साहब, ज़रा बताइएगा कि ये जो सवाल उठाया गया है चेयरमैन NDMA की जानिब से कि आलात पुराने हो चुके हैं महकमा मौसमियात के पास और प्रेडिक्शन सही नहीं हो रही हैं जिसकी वजह से, ये ठीक है उनके एतराज़? हालात पुराने होने से या बात तो उनकी एक्यूरेसी की है और काम की है। पुराना होने से तो ना, पुराना होने से तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ये कि दूसरा ये होता है कि कुछ बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं, चीजों को सारे एलिमेंट्स मेजर करते हैं और वो तो हमारे एक्यूरेट भी हैं और उसको चेक करने का अदारा जो है NDMA नहीं है, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो पूरी वर्ल्ड के जितने इंस्ट्रूमेंट हैं उनको कैलिब्रेट भी करता है और अपग्रेड भी करता है और अपडेट भी करता है। हमारी आज 30 मिनट के बाद पूरी वर्ल्ड के साथ वो डेटा शेयर हो रहा होता है। हर 30 मिनट के बाद, हर 30 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद पूरी वर्ल्ड के साथ WMO का पूरी वर्ल्ड का डेटा शेयर हो रहा था और वहाँ चेक भी हो रहा था और ग्लोबली उसका सारा चेक किया जा रहा है। अच्छा, कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हेल्पिंग टूल के तौर पे होते हैं, जैसे सैटेलाइट इमेजेस हैं, कुछ कंप्यूटराइज मॉडल हैं और रडार्स हैं। तो ये हेल्पिंग टूल्स हैं, ये बेसिक टूल्स नहीं होते और इनकी जो होती है इनकी एरर भी बाज़ दफ़ा अच्छी खासी होती है। तो हमारे जो रडार है उसमें से कुछ रडार रहते हैं कि जो
कुछ ओल्ड हैं, लेकिन उसमें से 4 रडार जो पूरे पाकिस्तान को कवर कर रहे हैं। लेटेस्ट है उसमें से इस्लामाबाद में है, कराची में है, सियालकोट में है और बरदान में है। और बाकी 2 रडार जो है वो अब नए जो है इंस्टॉल होने कंस्ट्रक्शन है, एक मुल्तान में और एक सखर में। और दूसरा ये कि जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे 110 के करीब मैनुअल ऑब्जर्वेटरी है और कोई 102 के करीब ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है। ये पूरे पाकिस्तान के नेटवर्क को कवर किए और जहाँ से बेसिक एलिमेंट जो है सारे मेट्रोलॉजिकल एलिमेंट जो है वो रिकॉर्ड भी किए जाते हैं और आगे मैयर करके ट्रांसफर भी किए जाते हैं। उन्हीं की बेस पे हम फोरकास्ट करते हैं। अच्छा, वी अंडरस्टैंड दिस शाहिद साहब, हम ये चीज़ समझते हैं कि वाक़तन ऐसा होता है, लेकिन आपको पता है कि चीज़ें वक्त के साथ साथ अपग्रेड और अपडेट होती हैं। आपको पता है कि ज़्यादातर ये अर्थक्वेक्स जब आते हैं तो अमेरिका की तरफ से ही वो प्रॉम्प्ट होता है कि जी कितना उसकी शिद्दत थी, लेकिन पहले आपको पता है कि उसको मेजर करने का एक तरीक़ेकार होता था रिक्टर स्केल से, कि जी रिक्टर स्केल पर उसकी शिद्दत इतनी रिकॉर्ड की गई। फिर उसके बाद उस पर मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल आ गया, ठीक है। अब और भी अपग्रेड और अपडेट्स उसमें होती जा रही हैं, तो सिस्टम्स आर इम्पॉर्टेंट एज वेल। हमारे यहाँ चक्कर ये है कि जो प्रेडिक्शंस होती हैं, मिसाल के तौर पर कल बारिश के हवाले से बता दिया गया था और ज़ाहिर है कि हालात को देखते ही बताया गया होगा कि आज बारिश कराची में नहीं होगी क्योंकि जो सिस्टम था वो जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए बारिश हुई। देखिए एक सिस्टम होता है जो पूरे कंट्री को स्वीप करते हुए गुजरता है। उसके बाद ये था कि उसके बाद हमने जो फोरकास्ट इधर में दी थी कि लोकल डेवलपमेंट जो है लोकल एरिया में वो होती रहेंगी। कंट्री लेवल का जो पूरे सूबे लेवल का सिस्टम जो है पास ऑन कर चुका है। मॉइस्चर इतना है मानसून में लोकल डेवलपमेंट से जो है लोकल या थोड़े एरिया में जो बारिश है वो होती रही कराची में। तो अब जो ही वो इसका सी ब्रीज चलती है उसके साथ तो क्लाउड चलते रहते हैं। ये जुलाई से लेकर मिड सितंबर तक तो ये सिस्टम चलता रहता है और बाद दफा डीजल और दूसरी अगर ज्यादा आप लिफ्ट हो जाए तो लोकल बारिश भी हो जाती है। सर लोकल, अब कराची मिनी पाकिस्तान है, इसको इतना लोकल तो ना कहे ना सर। और दूसरा ये है कि ये क्लाउड बर्स्ट की सिचुएशन हो तो चलें, दैट इज अंडरस्टैंडेबल कि वो एकदम सडन एक अचानक कोई चीज़ हो गई। ये तो एक प्रॉपर रुक के चल के बारिश हुई। बहरहाल उन्होंने चेयरमैन एनडीएमए ने ये भी कहा है कि कुछ आलात खरीदने चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए महकमा मौसमियात के ऊपर, तो वो किस साइड में करना चाहिए? वैसे उसकी बात बिल्कुल जो है उसको मैं इस तरह सेकंड करता हूँ कि वर्ल्ड बैंक का हमारे साथ एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें से वो 50 मिलियन के डॉलर का है। वो उसमें से हम 4 रडार तो हमारे नए जो है जापान के टावर से लग रहे हैं, जिसमें से 2 फंक्शनल है, एक कराची में और एक इस्लामाबाद में, और 2 जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक मुल्तान में और दूसरा सखर में होगा। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक के साथ हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हमारे जैसे लाहौर का रडार है और बंगला का है, इसको हम नए जो इंस्टॉल कर रहे हैं और बिल्कुल वो चीजें तो नई आ रही है। अच्छा। ये 4 रडार जो है ये लेटेस्ट है और जो हमारा बरदान का वो भी 4 साल पहले लगा और बाकी जो है उनको हम रिप्लेस कर रहे हैं और कहता इन प्रोसेस में। अच्छा। और उसके अलावा वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में 200 से ज्यादा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जो है वो लगाए जाएंगे। जैसे बलूचिस्तान का बहुत सारे एरिया जो अनगेज है, जहाँ हमारी थिक नेटवर्क नहीं है, और कश्मीर के साथ और जीबी में जहाँ बाउंड्री के साथ साथ जो नहीं है उनको हम तो बिल्कुल उसको कवर कर रहे हैं कि जहाँ गैप्स हैं। चले, थैंक यू सो मच शाहिद अब्बास साहब। और जाहिर है जितना जदीद सिस्टम होगा उतनी प्रिसाइज प्रिडिक्शन हो सकती है। वी आर नॉट हियर टू क्रिटिसाइज। हाँ, एक्यूरेसी हो सकती है क्योंकि हम देखते हैं बाकी मुल्कों में या दीगर जो एडवांस कंट्रीज हैं वहाँ पर ये होता है कि बाकायदा पूरी प्रिडिक्शन देख के लोग घर से बाहर निकलते हैं और अपनी तैयारी के साथ निकलते हैं। पूछ लेते शायद साहब से कि आज बारिश होगी वैसे कराची? हाँ, हमने ये नहीं, वैसे आज मुझे लग रहा है शायद हो बारिश। मतलब मैं अंदाजे से बता रही हूँ, मैं भी बताने लगी हूँ कि शायद आज बारिश हो जाए। तो खैर जी, कराची के या पूरे मुल्क में जो सिस्टम है उसको अपग्रेड होने की जरूरत है। कोई भी शोबा हो उसको अपग्रेड होने की जरूरत है, करना जरूरी है। तो क्योंकि जाहिर है कि ये जो गैजेट्स होते हैं इनमें चीजें बेहतरी की जानिब भी जाती हैं। वेदर का एक सैटेलाइट होता है, लेकिन उनकी बात एक सही थी, पता है क्या आपको? पता है कि जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से अब दुनिया भर में, यानी कि अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान का वेदर प्रिडिक्ट किया जा सकता है क्योंकि सैटेलाइट्स मौजूद हैं, सारे सिस्टम्स मौजूद हैं। रडार के हवाले से उन्होंने बताया था कि वो अब यहाँ पर हैं हाई टेक, तो मजीद भी कुछ लगने की ज़रूरत है, बहुत कुछ किया जा सकता है। सो कराची के अब ज़रा एक बार फिर बात करते हैं यहाँ के जो मसाइल हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा मसला अमन अमान के अलावा
पानी का सबसे बड़ा मसला है। और कराची में हम देख रहे हैं कि ना तो यहाँ पर उस तरीके से बारिशें होती हैं, दूसरे पानी का जो बहरान है वो संगीन होता जा रहा है। मौसमियाती तब्दीली, बढ़ता दर्जा हरारत, तलब में इजाफा हो रहा है। ऐसे में बड़े पैमाने पर ज़मीन पानी हासिल करने के लिए पानी हासिल करने के लिए बोरिंग के बायस जो है वो शहर में खारे पानी की भी किल्लत हो गई है। खारे पानी की, हाँ, बोरिंग के जरिए जो पानी निकाला मीठा जाता है, भी आता है वैसे और खारा भी आता है। यूजुअली वो खारा होता है ज़्यादातर। तो यहाँ पर ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह भी तेज़ी से गिर रही है, तो पानी की सतह खतरनाक हद तक नीचे जा चुकी है। और अक्सर इलाकों में हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा नीचे भी जाएं तो पानी मिलना जो है वो मुमकिन नहीं होता। अगर आपको बताऊं कि पहले अगर फ़र्ज़ करें कि 50, 60, 70 फीट पे पानी मिलता था, तो अब 300 फुट तक जाना पड़ता है। फिर वो आप जब बोरिंग करवाने के लिए जाते हैं तो पर फुट के हिसाब से आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ती है और लाखों रुपए में वो मामला जाता है। और कई इलाकों में तो बोरिंग मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, ये होता है, डिप्लीशन क्यों है? क्योंकि बरसात कराची में बहुत कम होती है और बरसात जब जैसी बारिश होती है तो आपको पता है, कहा जाता है कि हल्की बारिश हो और मुसलसल होती रहे तो वो फिर ज़मीन को सैराब होने का मौका मिलता है। और ये जो हमारे ज़खायर हैं, यानी कि जो ज़ेर ज़मीन पानी के, सदफ़ ने ये सही कहा कि खारा पानी भी इसमें होता है, लेकिन इसमें मीठा पानी भी आपको कई जगह मैसर होता है। यानी कि आप ज़मीन से पानी निकालें तो वो पीने के काबिल होता है। पंजाब में ये सिलसिला काफ़ी ज़्यादा है कि वहाँ पर पीने का जो साफ़ पानी है वो ज़ेर ज़मीन से आपको मैसर आ जाता है। ट्यूबवेलों में जो पानी निकलता है तो वो सिलसिला है, लेकिन यहाँ पर ये मामला जो है वो ख़तरनाक होता जा रहा है। तो अब एक ज़रिया क्या है कि जो हब डैम से हमारे पास पानी आता है, ठीक है, उसके अलावा फिर वो K4 प्रोजेक्ट का सुन रहे थे कि वो भी शायद हमारे आने वाली नस्लों के दौर में या उनकी नस्लों के दौर में कभी ना कभी तो कंप्लीट होगा। पता नहीं वो कब कंप्लीट होगा, लेकिन ज़रा हम जान लेते हैं कि राय क्या रखते हैं लोग इस हवाले से कि भाई क्या मसाइल हैं पानी के और बोरिंग का पानी किस हद तक यूज़ किया जाता है। ज़रा सुनते हैं। जब यहाँ स्टार्ट हुआ था आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले, तो 16 और 25 पे बोरिंग का पानी आता था और इस वक्त जो है इतनी ज़्यादा सूख चुकी है कि 150 पर पानी आता है। 200 फीट पहले हम लोग की हुई हुई थी, तो वो जो है सब लोगों की जो है सूख गई है। तो फिर हम लोगों ने अभी 300 फीट करवाई है, 300 फीट पे अब पानी आया है। पानी कम आ रहा है तो उसकी वजह से बहुत मुश्किल हुई पड़ी बेटा पानी के लिए। अब लग रही बारिशें होंगी तो कुछ ज़मीन में पानी जाएगा तो शायद हो सकता है कुछ बेहतरी आ जाए। अच्छा जी, तो इस पे चलें बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वाटर एक्सपर्ट डॉक्टर हसन अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया हसन अब्बास साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये एक बड़ा अहम मामला है जिस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ कराची की हद तक ये मामला नहीं है, बल्कि हम पंजाब में लाहौर की हद तक बात करें तो वहाँ पर भी वाटर लेवल काफ़ी नीचे चले गए हैं, क्योंकि बड़ा एक्सेसिवली हम उस पर रिलाई कर रहे हैं। कराची की सूरत हाल तो आप ये देख लें कि सदफ़ भी बड़ा राइटली पॉइंट आउट कर रही थी कि खारा पानी एक तो बेशतर इलाकों में निकलता है और अब वो भी जो है वो आपको गहराई देखें कि 300 फुट तक, प्लस उसके अखराजात और प्लस बारिश का ना होना। तो कितने मसाइल का सामना है पानी, ज़ेर ज़मीन पानी के हवाले से कराची शहर को? जी थैंक यू। ये बात में बहुत इम्पोर्टेंट आज मौजू जो है इसको ज़ेर बहस लाया है ग्राउंड वाटर का। और इसमें जी देखिए मेन चीज़ ये है कि जो भी आपका ग्राउंड वाटर है उसकी एग्जिस्टेंस को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना और उसको मैनेज करना, उसके लिए आपको एक ख़ास किस्म की साइंस की ज़रूरत होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, जिसको हम हाइड्रोजियोलॉजी कहते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जितने भी पानी पहुंचाने के महकमे हैं, जिसमें कराची का वाटर बोर्ड हो गया, वासा हो गया, फिर अगर आप बड़े लेवल पे आएँ तो आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, आपका वापडा हो गया, ये सारे महकमे जो हैं पाकिस्तान में कोई 40-50 महकमे हैं जो पानी से मुताल्लिक़ हैं। और इनमें जो जहाँ तक ग्राउंड वाटर की एक्सपर्टीज़ का ताल्लुक़ है तो वो बहुत ही वीक है। इन किसी भी महकमे के पास कोई भी क्वालिफाइड हाइड्रोजियोलॉजिस्ट नहीं है जो कि ग्राउंड वाटर को समझता हो। इधर जिस बंदे ने 2 बोर्स करा लिए, 2 ट्यूबवेल्स लगवा लिए, एक पंपिंग स्टेशन चला लिया, उसको हम समझ बैठते हैं कि ये ग्राउंड वाटर का एक्सपर्ट है और बस फिर और वो भी एक्सपर्ट समझना शुरू कर देते हैं अपने आप को। मज़े की ये बात है। और फिर उसकी वजह से हम एक अनइन्फॉर्म्ड, अनप्लैन्ड और एक नॉविस की जो एडवाइस के ऊपर चलते हैं और उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स होते हैं। वरना अगर देखा जाए तो हमारा ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज इतने अच्छे और इतने रोबस्ट हैं जो हमें नेचर ने दिए हैं कि इतनी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट के बावजूद, जो तकरीबन पिछले 70 साल से हो रही है, अभी तक ग्राउंड वाटर ही के ऊपर हमारा 70% इन्हिसार है। इरिगेशन में
एग्रीकल्चर में 70% से 60% तक आप ग्राउंड वाटर पे चल रहे हैं। इवन जहाँ पे आपकी नहरें बनी हुई हैं वहाँ पे भी 50 to 60% ग्राउंड वाटर इस्तेमाल हो रहा है। जी जी। आपके शहर तकरीबन 100% ग्राउंड वाटर के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन आपके प्रोजेक्ट कहाँ पे हो रहे हैं? आपका प्रोजेक्ट K4 का हो रहा है, वो सरफेस वाटर का प्रोजेक्ट है। आपके प्रोजेक्ट में डैम बन रहे हैं, वो सारे सरफेस वाटर के प्रोजेक्ट हैं, जबकि आपको चला रहा ग्राउंड वाटर है। अच्छा, तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज गलत है। ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारी प्रायोरिटीज हैं ही नहीं। ये जो आप कह रहे हैं ना डैम्स बन रहे हैं, आई डोंट रिमेम्बर कि कोई Even डैम कि आपको पता है K4 कि उसके ऊपर भी प्रॉब्लम कहाँ पर है डैम भाई? भाषा डैम देखिए, बनने का मैं- कहा था 2008 से 2014 में कंप्लीट होना देखिए था, वो कोई बन नहीं। भी जाए ना, वो बन नहीं भी बन जाए रहे। तो उससे आपके मसाइल solve यू आर होंगे। राइट, फिर बट अभी ये थोड़ी है देर कि पहले बन ही नहीं आपको- रहे ना, प्रॉब्लम ये है इस वक्त। जी अच्छा, सेकेंडली अभी थोड़ी देर पहले आप डिस्कस कर रहे थे कि वो क्लिफ्टन में पानी के उन्होंने निकासी के नाले बनाए हैं, सारा कुछ के बड़ा अच्छा किया, पानी की निकासी हो गई, समुद्र में चला गया। भाई ये ग्राउंड वाटर में क्यों नहीं गया? इसको ग्राउंड वाटर में क्यों नहीं लेके गया? उसकी वजह यह है कि आपका जो एक्सपर्ट है वो मोस्टली सिविल इंजीनियर है। सिविल इंजीनियर को नाला बनाना आता है, उसको ग्राउंड वाटर मैनेज करना नहीं सिखाया जाता। उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। आपको हाइड्रोजियोलॉजिस्ट चाहिए जो सिविल इंजीनियर के साथ मिलके काम करे, जो उसको बताए कि तुम किस तरह से पानी को मूव करोगे तो वो ग्राउंड में एब्जॉर्ब होगा। अब मजे की ये बात, हमारे पास तो हाइड्रोजियोलॉजिस्ट है ही नहीं जो ये चीज बताए आपको। तो हमें अपने लोगों को ट्रेन करना है हाइड्रोजियोलॉजी में, इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि पानी जमीन समझें, पानी ज़मीन जज्ब करे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं यही तस्करा कर रहा था कि पहले जब बरसात होती थी गांव देहातों में, उस वक्त ये कहा जाता था, बल्कि अभी भी, कि हल्की बारिश और मुसलसल होती रही तो ज़मीन उसको एब्जॉर्ब करती है अपने अंदर। तो वो फिर ये है कि वो भी रिप्लेनिश होते हैं वाटर सोर्सेज। लेकिन क्या यहाँ सिर्फ- पर तरीकेकार क्या है? यहाँ पे क्या सिर्फ यही फैक्टर है कि बारिशें कम हो रही हैं, ये भी एक वजह बन रही है? नहीं जी, देखिए ये एक साइंस है जिसको हम कहते हैं वाटर सेंसिटिव अर्बन डिज़ाइन। बेसिकली उसमें क्या होता है कि आप अपने पूरे शहर को, पूरे लैंडस्केप को इस तरह से मैनेज करते हैं कि जो आपका स्टॉर्म वाटर रन ऑफ है, यानी बारिश का पानी जो बहना शुरू कर देता है सड़कों पे, घरों के छतों से, परनालों में, वो सारे का सारा उसका एक तरीका होता है कि आप उसको सीधा सीधा अपने एक्वेफर में ज़ेर ज़मीन ज़ख़ीरे में ले जाते हैं। और जहाँ तक ये आपके अर्बन लैंडस्केप का ताल्लुक है जिसमें कंक्रीट और असफॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, इसमें ये अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि इसमें जो पानी है वो फौरी तौर पे आपके पास मुयसर हो जाता है और तकरीबन 100% जो बारिश होती है वो रन ऑफ में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर इसी रन ऑफ को आप डायरेक्ट करें इन ए वेरी प्लान्ड वे, इन ए वेरी मेटिकुलस एंड डिटेल्ड स्टडी आप उसकी करें, आप एक्सपर्ट्स के साथ उसकी जो है वो प्लानिंग करें, तो आपका यही पानी जो इस वक्त कराची में बाइसे मुसीबत बना हुआ है, ये आपके एक्वेफर में चला जाएगा और फिर आपको मीठा पानी मिलना शुरू हो जाएगा एक्वेफर से। अच्छा। वो जो आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि जी जहाँ पे मीठा भी होता है और कहीं ज़्यादातर खारा होता है, वो खारा खत्म हो जाएगा, उसके ऊपर सारा मीठा पानी आ जाएगा। सर कोई इस तरह, डॉक्टर साहब इसकी कोई मिसाल अगर आप हमें दें। मैंने आई हैव रेड इट, लेकिन अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कई मुल्कों में इस पर काम भी हो रहा है। लेकिन इसकी कोई आप अगर हमें मिसाल दे सकें कि किन किन ममालिक में किस किस तरीके से इसको यूटिलाइज किया जा रहा है इस तरीके को, और हाउ डज इट वर्क फॉर अ लेमैन, तो हमें अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। देखिए अगर आप सिंपली गूगल करें वाटर सेंसिटिव अर्बन डिज़ाइन और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आप कर दें उसके ऊपर, ऑस्ट्रेलिया की आप किसी भी सिटी काउंसिल की वेबसाइट पे जाएं, उसके बीच में वाटर सेंसिटिव अर्बन डिज़ाइन का पूरा उन्होंने चैप्टर दिया होता है। अच्छा। कि आपने किसी भी सबब में आपने कोई घर बनाना है, आपने कोई सोसाइटी बनानी है, आपने कोई शॉपिंग सेंटर बनाना है, उधर से आपने पानी की मैनेजमेंट किस तरह से करनी है और स्टॉर्म वाटर को आपने किस तरह से ज़मीन के बीच में एब्जॉर्ब यानी कि अगर हम एक आम आदमी को समझाएं तो ये 30 फीट के जो है पूरे बकायदा गड्ढे बनाए खोदे जाते हैं, उसके बाद वो वहाँ पर पूरा एक ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है ताकि वो ज़मीन के अंदर पानी जाए। ये इसी तरीके से होता है। देखिए अभी मसलन देखिए आपकी ये जो है ना, जितनी भी आपकी डेवलपमेंट हो रही है, जितनी भी आपके नए सबब्स बन रहे हैं, सोसाइटीज़ बन रही हैं, उनके अप्रूवल प्रोसेस में वहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपने कौंसल को दिखाना होता है कि जी मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ अपने डिज़ाइन में कि मेरा स्टॉर्म वाटर किस तरह से ग्राउंड में एब्जॉर्ब होगा, या किसी नहर को या किसी नदी नाले को या किसी लेक को पहले से बेहतर करेगा, उसमें पानी प्रोवाइड करेगा। यानी मैं जो स्टॉर्म वाटर मैं अपने इसमें इलाके में इकट्ठा करूँगा, उसको मैं किस तरह से ग्राउंड वाटर के लिए और नेचर को बेनिफिट करने के लिए उसको मैं डायरेक्ट करूंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, उसका प्लान जो है वो अप्रूव होता है बाकायदा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ ये कह रहा था, लेकिन साथ ही साथ आजकल चूँकि वाटर इज़ अ कम्योडिटी जिसको आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये जो डैम्स के हवाले से हम बात करते हैं ना, उसके अंदर भी आप ये देखिए कि हमारे पाकिस्तान में अलमिया ये है कि एक तो इरिगेशन का सिस्टम हमारा जो है वो बड़ा फरसूदा है।
अभी तक जो नए तरीके इस्तेमाल नहीं किए जाते और अंग्रेज़ों पानी के की दौर वेस्टेज का है। बहुत बहुत होती है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि तकरीबन डैम्स ना होने की वजह से हमारे जो पुराने डैम्स हैं मंगला और तरबेला, उनकी तरबेला की बिलखुसूस सिल्टेशन की वजह से उसकी लाइफ भी कम हो रही है। फिर अगर डैम बनेगा तो उससे ना सिर्फ ये वाटर स्टोरेज होगी बल्कि आपकी ये है कि नेविगेशन और 10 तरह की चीज़ें उसमें फ़ायदा भी हमारा बन सकता है, प्लस बिजली भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट एज वेल अलॉन्ग विद दीज जिनका आपने तस्करा किया, क्योंकि 132 मिलियन एकड़ फीट पानी आपका वेस्ट होता है। नहीं, कोई वेस्ट नहीं होता। मैं आपको एक बात बताऊं सर, वो सारा ही ज़रूरी नहीं होता उसके लिए, वो नहीं, हमारे नहीं, डेल्टा नहीं, के नहीं, लिए। देखिए मैं आपको बताऊं, ये इस तरह से नहीं है। आपके जो एक्विफर्स है ना, मैं दोबारा ग्राउंड वाटर पे आ जाता हूं, आपके एक्विफर्स में 500 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर होता है। ओके। 500 मिलियन एकड़ फीट, ठीक है। और जो आपका डैम है वो 5 और 6 करता है। 5 to बिल्कुल। 6 बहुत बड़ा डैम है, वो 6 करेगा। ज्यादा रिवर ज्यादा पाशा मेरे ख्याल में सही है। 7 कर रहा है, तरबेला में 6 और है। उसके मुकाबले में ग्राउंड वाटर में 500 है। आपकी इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी किधर होनी चाहिए? अगर आप एक 14 से 30 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट, एक डैम बना के उससे 5 मिलियन एकड़ फुट पानी सेव करते हैं, इससे 10 गुना कम कॉस्ट में आप 500 को मैनेज कर सकते हैं। तो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज गलत है, आपको गलत एडवाइस दी जा रही है। प्रॉब्लम ही सारी ये है कि ये लोग गलत एडवाइस दे के गलत इन्वेस्टमेंट करा देते हैं। अगर आपको याद हो तो 2017 में एक शोशा छोड़ा था इन्होंने कि जनाब 2025 में पानी खत्म हो जाएगा। अब 2025 के आने में 5 महीने साल, बाकी हैं। हाँ, किधर पानी खत्म हुआ है? पानी तो हमसे संभाला नहीं जा रहा। ये इस तरह के गलत बात करके तो गलत Bad एडवाइस दे के planning, हमारी गलत इन्वेस्टमेंट करा देते हैं। गलत हमारी इन्वेस्टमेंट मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज गलत हो रही हैं। प्रायोरिटीज हमारी हैं, और जाहिर है ये पूरा एक साइकिल है। और अगर ज़मीन के अंदर पानी जाएगा तो ज़मीन भी जरखेज़ होगी। पूरा एक साइकिल है जिसको हम कहते हैं ना, नेचर को हमने जिस तरीके से नेचर को एक प्रोसेस के थ्रू चलना चाहिए, उसमें हमने बहुत सारी रुकावटें, मैन ये मेड सब हमारा रुकावटें किया जा रहा है। और डॉक्टर जी हसन हाँ। अब्बास ने बड़ा ज़बरदस्त आपसे गुफ्तगू रही डॉक्टर साहब। मजीद इस Thank पर you हम भी so रिसर्च करेंगे और फिर आपसे इंशाल्लाह दोबारा भी बात करेंगे, क्योंकि ये वाकई एक चीज़ है, दुनिया भर में इस पर काम हो रहा है। इट्स नॉट जस्ट हियर, लेकिन हमें मजीद इस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पानी ज़िंदगी है। बिल्कुल। ब्रेक के बाद आते हैं, आप कहीं नहीं जाइएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। और ज़ाहिर है हम जिस एरा में जी रहे हैं, जो टाइम है 2024, दुनिया कहाँ कहाँ तरक्की कर गई है, क्या क्या सहूलियात नहीं दी जा रही, लेकिन हमारे यहाँ हमने जो बचपन में हालात देखे थे, आज के बच्चे भी उन्हीं हालात से गुजर रहे हैं। वो क्या है, इंटर के सालाना इम्तहानात हो रहे हैं और एज़ यूजुअल जून जुलाई का महीना है, सख्त गर्मी में बिजली नहीं है। अब बिजली नहीं है, क्लासरूम में जब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इकट्ठा हो तो ऑलरेडी आप समझें कि जब ज़्यादा लोग होते हैं तो वहाँ का दर्जा हरारत भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ऑक्सीजन डिप्राइव्ड हो जाता है। और हब्स भी है, हवा भी नहीं चल रही है, उस तरीके से वेंटिलेशन का सिस्टम भी नहीं है, और ऐसे में बच्चे बच्चियाँ इम्तिहान यानी दे कि रहे आप हैं। सोचिए कि पूरा साल आप पढ़ाई के बाद वालिदैन हज़ारों लाखों रुपए बच्चों पे खर्च करने के बाद उनके स्कूल पे, उनको स्कूल भेजने पे, उनके ट्यूशन पे, उनके लिबास पे, हर चीज़ पे इस दिन की तैयारी करवाते हैं कि इस दिन बच्चे जाकर बैठेंगे और उस दिन यकसुई से वो 2, ढाई, 3 घंटे का जो पर्चा होगा उसको हल करके अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने में किरदार अदा करेंगे। लेकिन यहाँ पर बच्चों का हालत क्या है? डिहाइड्रेशन से वो मुतासिर हैं, ब्लड प्रेशर उनका लो हो सकता है, फेंट कर सकते हैं। एक बच्ची तो कल इम्तिहान दिए बगैर वापस आ गई, और हम ये देखते हैं कि जितनी भारी भरकम फीसें वसूल की जाती हैं, कितने दिन पेपर्स होते होंगे, जितने दिन पेपर हो रहे हैं आप थ्रू आउट उन आवर्स में आप इलेक्ट्रिसिटी फराम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, टीचर उन्होंने खुद चार्जिंग फ़ैन का इस्तेमाल किया हुआ है, और वो क्या कह रही है सूरत हाल में, आइए आपको दिखाते हैं। लाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। देखिए हमारी तो जॉब है, हमें तो एडेंट पास पहुँचना है, बच्चियों का क्या कसूर है, हमें ये समझ में नहीं आता। हमारे हुक्मरान से जितने भी आला हुक्मरान हैं, हमें उनसे बस यही कहना है कि प्लीज़ के वालों को कुछ ऐसा आप करें कि यहाँ पे लाइट तो हो कम से कम बच्चियों की। बच्चियों की इतनी तबीयत ख़राब रहती है, यहाँ पे किसी को वोमिटिंग्स हो रही, किसी को चक्कर आ रहे हैं, बच्चियाँ तो नहीं इतनी हैबिचुअल हैं इन सब चीज़ों की, तो कम से कम सेंटर में तो लाइट होनी चाहिए ना, ड्यूरिंग पेपर ही देने एटलीस्ट आप। अच्छा मैडम, ये अपने गली में क्या पंखा है क्या ये? जी, इलेक्ट्रिक फ़ैन है, और इसके ख़रीदने की भी रीज़न यही था क्योंकि हमें यहाँ पे ड्यूटी करनी होती है, मुसलसल बच्चों को जो है ऑब्ज़र्व करना होता है, तो हम बैठ नहीं सकते, और गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि हम भी अगर गिर गए तो हमें उठाने वाला कौन होगा। अच्छा, आप ये देखिए कि 6 रोज से यहाँ पे बिजली नहीं है, और शी वॉज वेरी राइट कि इन बच्चियों का क्या कसूर है। और दूसरा आप देखें कि वहाँ पर आपको बजाय इसके कि आप पेपर में क्या है उस पर आप वो फोकस कर सकें, अंधेरा है, आप देख नहीं पा रहे हैं, गर्मी है, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, बैठना मुहाल है, हब्स की वजह से बुरा हाल है,
लेकिन क्या बात है, यहाँ पर अगर आप जाएं तो जो हमारे अफसरान होंगे तो उनके दफातर में जनरेटर्स भी लगे होंगे, वहाँ पर माशाल्लाह से टनों के हिसाब से एसी चल रहे होंगे। अब तो सोलर पे भी कई इदारे मुंतकिल हो चुके हैं। तो कमाल है वैसे कि जिस तरीके से यहाँ पर ये हमारे हम इन्हें कहते हैं हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं, इनके साथ हम सलूक क्या कर रहे हैं। अनवर खान हमारे नुमाइंदे साथ हैं, ज़रा पूछते हैं क्या वाक़तन ऐसे ही है कि जो सेंटर बिलखुसूस हम आपको दिखा रहे थे 6 दिन से यहाँ पर मुसलसल बिजली मुनक़ता है। तो अनवर बताइएगा कौन कौन से ऐसे सेंटर हैं जहाँ से शिकायत आ रही है कि इवन जो एग्ज़ाम आवर्स हैं उसमें भी बिजली फराहम नहीं की जा रही है। जी देखें, अगर हम बात करें मैट्रिक के इंटर के सालाना इम्तहानात के दूसरे मरहले के, तो इस वक्त कराची के ज़िला कोरंगी, ज़िला मलीर के साथ साथ लियारी के मुतादिद इम्तहानी मराकज़ हैं जो कि इस वक्त सुबह और शाम के औक़ात के अंदर बदतरीन लोड शेडिंग की जद में है। एक तो सिलसिला ये होता है कि लोड शेडिंग हो, ज़िला वस्ती के जिस इम्तहानी सेंटर मौजूद हैं अब्दुल्ला कॉलेज के ऊपर, ये वो सेंटर है कि इसके अतराफ़ तमाम के तमाम ज़िला वस्ती के इम्तहानी मराकज़ के ऊपर बिजली मामूल के मुताबिक बहाल है। ताहम अब्दुल्ला कॉलेज के अंदर गुज़श्ता 6-7 रोज़ से बिजली का सिलसिला मुनक़ता है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर कुछ फॉल्ट आया है जिसको दूर करना है के को। ताहम हम आपको कैमरामैन मूव करके दिखाते हैं कि इम्तहानी सेंटर के जो मनाजिर हैं इसको अब आप देखें किस तरह तालबात जो है इंतहाई मुश्किल हालात के अंदर, हम क्लासरूम से बाहर हैं, प्रोफेशनली अंदर नहीं जा सकते, तो बाहर से हम आपको ये मनाजिर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इस कमरे के अंदर अंधेरा है और तालबात को आप जलते हुए देख रहे हैं। जो तालबात इस तरफ बैठी हुई हैं वो एक हाथ से अपने एडमिट कार्ड को या कॉपी को इस्तेमाल करती हैं ताकि कुछ वक्त के लिए उनको यकसुई हासिल हो, सुकून हासिल हो, पर्चे को हल कर सकें। इस इम्तहानी सेंटर के ऊपर मुतादिद तालबात अपना अगर जा चुकी हैं, 550 से 6 से ज़ायद तालबात इस वक्त अनवर में एक और चीज़ ये कह रहा हूँ भाई कि ये बच्चियाँ देख कैसे पा रही हैं इस कदर अंधेरे में, कैसे मुमकिन है इनके लिए देखना और फिर उस पर्चे को हल करना। ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ये महकमे की, या जिस भी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। महकमा बिजली अगर इसमें इन्वॉल्व है तो उनकी नेग्लिजेंस है, या फिर ये जो यहाँ पर जो सेंटर जहाँ पर पड़ा है उसकी इंतज़ामिया का काम है, या फिर कॉलेज की इंतज़ामिया का काम है कि यहाँ पर बिजली को प्रोवाइड करें, या फिर कोई बैकअप होना चाहिए। जी देखिए, बैकअप फराहम करने के लिए खासी रकम मुख्तस की जा आला सानवी तालीम बोर्ड की जानिब से वो इम्तहानी मराकज़ की जहाँ पे हंगामी सूरत हाल हो, जहाँ पे आपको मालूम होगा कि तवील तरीन स्टैंड बाई जनरेटर फराहम करना आला सानवी तालीम बोर्ड की जिम्मेदारी होती है। मुतादिद इम्तहानी का साफ पानी नहीं है। शिकायत कर सकते हैं ना अनवर, बिजली फराहम करना तो इलेक्ट्रिक कंपनी की जिम्मेदारी है ना, इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है, के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है। अगर फॉल्ट आ जाए बड़ा तो उस पर स्टैंड बाई जनरेटर फराहम करना आला तालीम बोर्ड की जिम्मेदारी। कॉलेज प्रिंसिपल सैयदा फातिमा रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू करें। क्या वजह है के इलेक्ट्रिक बात क्यों नहीं मान रहा? जी हमने बाहर कहा है, सुना है कि कोई फॉल्ट आ गया है और उसको ठीक करने में कोई पेचीदगियाँ हैं या रुकावटें हैं। 5 आज इम्तिहान शुरू हुए 3रा दिन है और ये बच्चियाँ बहुत परेशान हैं, पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है और पेपर अपना कंप्लीट नहीं कर पा रही हैं, बेहोश हो रही हैं। हाँ। तो इसमें ना हमारे ऑफिस के काम भी इतने सारे रुके हुए हैं और हमने बोर्ड में भी कई मरतबा कहा लेकिन मामला अभी तक नहीं हो सका है। के इलेक्ट्रिक का काम फाइनली बात सुनते क्यों नहीं है आपकी? के इलेक्ट्रिक वालों से हमने कहा है, वो कह रहे हैं कि कहीं फॉल्ट आया हुआ है, अंडरग्राउंड की फॉल्ट आया हुआ है और वहाँ पे रोड अनवर मैं ये जानना चाह रहा था कि चलें के इलेक्ट्रिक का तो आपने बयान कर दिया, इस वक्त सिर्फ इस सेंटर में ये पेपर हो कहाँ रहा है वैसे, अब्दुल्ला कॉलेज में या कहाँ पर हैं आप? ये हम जिस वक्त हम अब्दुल्ला कॉलेज के अंदर मौजूद है। अच्छा। अब्दुल्ला कॉलेज कराची जिला बस्ती के अंदर तालबात के हवाले से खासा अहम कॉलेज है। ठीक है, मैं ये अर्ज कर रहा था कि क्या वहाँ पर किसी भी कमरे में क्या यहाँ पर बैकअप जनरेटर्स हैं इस कॉलेज में? आई एम श्योर होंगे। कॉलेज के अंदर इस वक्त कोई भी बैकअप जनरेटर मौजूद नहीं है। अच्छा। और देखें इस वक्त सूरत हाल ये होती है कि जब इम्तहानात हो तो बैकअप के लिए जनरेटर फराहम करना, उसमें लिखा हुआ होता है कि ये किसी भी हंगामी सूरत हाल के दौरान अगर बैकअप की ज़रूरत होगी तो कॉलेज के पास अपना बैकअप जनरेटर नहीं होता, वो जिम्मेदारी बनती है आला सानवी तालीम बोर्ड की। बिजली की फराहमी की जिम्मेदारी है के इलेक्ट्रिक की। एक तवील तरीन फॉल्ट आया हुआ है जिसको दूर करने के लिए के इलेक्ट्रिक का अमला ताहाल तैयार नहीं है। वो एक अलग इशू है, लेकिन आला सानवी तालीमी बोर्ड जो है उसकी जिम्मेदारी है जनरेटर फराहम करना, स्पेशली एग्ज़ाम के दौरान वो फराहम नहीं किया जा रहा। अब ऐसे में आप देख लें किन हालात में बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच अनवर। और ये इनके वालिदैन हम जो टैक्स पेयर होंगे और आप सोचें इस मुल्क में जो टैक्स पेयर हैं उनके क्या हालात हैं, उनको रिटर्न में क्या मिलता है, उन बच्चियों को किस तरीके से इम्तहान देने पड़ रहा है। टैक्स से मुझे याद आया तो एक और जो कहते हैं ना कि एसोसिएशन कह लें, उन्होंने जी कह दिया है कि हम मुल्क भर में आटे की सप्लाई बंद कर देंगे कल से मुल्क भर में। तो चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है मिल्स में आज से गंदम की ढुलाई बंद कर दी जाएगी।
टैक्स इकट्ठा करना हुकूमत का काम है, हम विद होल्डिंग एजेंट नहीं बन सकते। 600 फ्लावर्स मिल्स मालकान ने इजलास में हड़ताल की करारदाद बाकायदा मंजूर की। मैं पहले ये समझा था कि सिर्फ धुलाई बंद कर दी जाएगी और बगैर धोई हुई गंदम जो है पीस के सप्लाई की जाएगी, तो खैर वैसा नहीं है। तो धुलाई का मतलब ये है कि आगे का प्रोसेस भी नहीं होगा और कल से मुल्क भर में आटे की सप्लाई बंद कर देंगे। ये चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का ये कहना है और आपने बाकी भी मौक़िफ़ उनका सुन लिया जो ये कह रहे हैं। तो हर जो हल्का है, जो भी शोबा है, टैक्सेशन के हवाले से उनके जो मसाइल हैं उस पर वो अपनी एक राय का इजहार करता है और अपनी तरफ से करारदादें लेके आते हैं और प्रोटेस्ट भी करते हैं और वो कहते हैं हमारा काम नहीं, हम टैक्स इकट्ठा करें, सप्लाई बंद कर देंगे। और हमें इस बात का दुख है कि जी अवाम को मुश्किलात होंगी, लेकिन ये है कि जी क्या करें, हम ये जालिमाना जो टैक्स है, बकौल उनके जालिमाना टैक्स, मैं उन्हें कोट कर रही हूँ, इसे हम नहीं मानते। तो इस तरह के आप देख सकते हैं अक्सर और बेशतर जो है एहतजाज। और कई लोग ऐसे होते हैं वो माने ना माने, क्या करें, करना तो वही है उन्होंने। बहरहाल IMF ने नए लोग आप और हम हैं जी IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। क्या बात है जी। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान और IMF के गुज़िश्ता 3 रोज़ से वर्चुअल मुज़ाकरात जारी हैं और IMF से $6.5 अरब का कर्ज मुआहिदा आइंदा 2 हफ्ते में हो सकता है, यानी कि $6.5 अरब वो भी हमें वापस करने होंगे। लेकिन इस वक्त मईशत के लिए कहा जा रहा है कि बहुत ज़रूरी है और कर्ज प्रोग्राम के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से IDIMF से रब्ता किया जाएगा। पाकिस्तान IMF की शराइत पर तमाम पेशगी इक़दामात कर चुका है। अच्छा, ये MD से रब्ता किया जाएगा, ठीक है। नहीं, पाकिस्तान को जो कहा गया था, पाकिस्तान ने उस पर तमाम जो पेशी इक़दामात हैं अमल दरामद कर लिया है और सदर मुमलिकत का ये कहना है कि IMF की शर्त पर बड़े ज़मींदारों पर टैक्स लगाना पड़ेगा, हुकूमत छोटे काश्तकारों पर टैक्स नहीं लगाएगी, ज़मींदारों से टैक्स सूबाई हुकूमतें वसूल करेंगी। तो ये एक बड़ा उन्होंने ऐलान किया है। अब ज़ाहिर है सूबाई हुकूमतों में उनकी खुद की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी सूबा सिंध में मौजूद है, तो देखते हैं इस पर क्या होगा। अच्छा, वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि वक्त आ गया है जो दौलत से माला माल है वो कुर्बानी दें और रिलीफ का एक ही तरीका है, अरबों खरबों की करप्शन बंद की जाए। करप्शन तो होनी नहीं चाहिए, तो सिर्फ कराची बंदरगाह पर सालाना 1200 अरब रुपए इंपोर्ट टैक्स की चोरी होती है। तो इस पर बात कर लेते हैं। माहिर मौशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद। खाकान नजीब साहब, हम यही बात कर रहे थे, वो पहले तो एक वक्त होता था कि जब कर्ज IMF से कोई डील होती थी तो खुशियां मनाई जाती थी मेन स्ट्रीम मीडिया पे और इधर उधर। अब भी ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन ज़ाहिर है कि अब हमें ये भी इदराक होना शुरू हो गया है कि IMF के साथ मुआहदे के समरात और असरात आवाम पे क्या पड़ते हैं। तो अब ये जो है वो मईशत के लिए कैसा है ये $6.5 अरब का मुआहिदा जो होने जा रहा है, इस हवाले से ज़रा बताइएगा हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशफाक, अगर आप अपनी पूरी गुफ्तगू को सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने एक ऐसी इकानमी को एक्सप्लेन किया जिसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और इतनी कॉम्प्लेक्स मसाइल और चैलेंजेस जो हैं वो हमारे सामने हैं। एनर्जी सेक्टर हो गया, टैक्सेशन सेक्टर हो गया, एक्सटर्नल को भी देखें तो उसके चैलेंजेस अपने हैं। इस सारे में एक माकूल सी पैदावारी सलाहियत है जो कि हम दुनिया को कुछ बेचने के लिए इतना बना भी नहीं सकते और यही 28-30 अरब डॉलर पे खड़े हुए हैं। सो ये एक बड़ी ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। आपको कोई कर्ज भी देने को तैयार नहीं है, इसलिए कि वो सब ये कह रहे हैं कि ये सब मसाइल जो अशफाक और सदफ ने बयान किए हैं इनको ठीक कीजिए, रिफॉर्म्स कीजिए और तंजीम नौ कीजिए, इन सब अदारों की भी और इन सब सेक्टर्स की भी। यहाँ पे खड़े हैं। अब IMF इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को IMF की स्टैम्प ऑफ अप्रूवल के बगैर कोई कर्ज देने को तैयार नहीं है, जिसमें मल्टीलैटरल यानी कि वर्ल्ड बैंक, ADB, IDB इनको शामिल कर लीजिए। इवन योर फ्रेंडली कंट्रीज़ जिसमें हम इस वक्त एक डिपॉजिट्स लेते हैं, यानी कि अपने स्टेट बैंक के रिजर्व्स को एक सतह पर रखने के लिए, जिनमें UAE है, कतर है, सऊदी अरेबिया और चाइना, वो भी यही कह रहे हैं। IMF का प्रोग्राम नागुज़ीर है, पर अशफाक मैंने हमेशा कहा है कि वो प्रोग्राम क्या होगा उनके साथ, आप क्या निगोशिएट करेंगे, ये एब्सोल्युटली कंट्री अथॉरिटीज़ पे मुनस्सर है। ये नोशन के IMF सिर्फ डिक्टेट करता है। ये उस तरीके से तो आप मान सकते हैं कि आप अपनी कंट्री अथॉरिटीज़ का जो प्रोग्राम है वो इतना अच्छा सामने ना रखें। मैं हमेशा, और इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बाकी कंट्री अथॉरिटीज़ जिनके साथ काम करता रहा हूँ, हमेशा ये कहता रहा हूँ कि पुट अ प्लान टुगेदर। आप अगर टैक्स बेस को बढ़ाएंगे तो आपको सैलरी पे टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा। अगर आप अपनी डिजिटाइजेशन करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बातें तो आप और हम कब से कर रहे हैं। आपसे जब भी मैंने सवाल किया आपने यही पॉइंट्स रेज किए, लेकिन होता ऐसा नहीं है। याद करें 1 साल पहले भी यही गुफ्तगू हो रही थी। अब जो $6.5 अरब का कर्ज है,
हम उससे पहले तो बताएं हम उससे करेंगे क्या, हमारा प्लान क्या है, हम अपनी मईशत को इस इस्तेहकाम पे ले आएंगे कि फिर हमें मज़ीद कर्ज का नहीं लेना पड़ेगा, या हम उसे कर्जे ही लौटाने में, सूद लौटाने में ही वापस या कर फिर देंगे? वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात, सरकारी ऑफिसरों के लिए रिहाइशगाह के अखराजात। व्हाट इज द प्लान? तो सदफ और अशफाक आप दोनों एक ही उसमें बहुत से सवाल कर देते हैं, अब आपके साथ घंटे घंटे का प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो पहली बात यह है कि $6.5 अरब जो 3 साल पे अगर मुहित हों, 6 से 8 अरब के दरमियान ये प्रोग्राम होगा। ये $22 अरब सदफ हमें हर साल चाहिए टू पे आउट, ठीक है। इसके लिए 2 से 3 अरब आएंगे IMF से, कुछ वर्ल्ड बैंक से आएंगे, कुछ कमर्शियल लोनिंग होगी। तो आप इस काबिल होंगे कि आप 21-22 अरब डॉलर की पेमेंट्स, रीप्रोफाइलिंग, कुछ आप लोगों को कहेंगे हम वापस नहीं कर रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, हम आपको अपने साथ अभी रखेंगे, हम अभी आपको रोकना चाहेंगे। विल टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आए तो इस पर थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, तो ताकि हम समझ सकें कि भाई ये 6.5 अरब से हम करने क्या जा रहे हैं और कितने बढ़ा के हमने वापस करने हैं। चलें जी, ब्रेक के बाद आते हैं। जी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 9 से 10 बजे तक हमारा आपका साथ रहा और आपकी फ़ोन कॉल्स, आपके मैसेजेस, आपका पैगामात, आपका प्यार हमें इस बात पर मजबूर कर रहा था कि हम 10 से 11 बजे भी इस शो को कंटिन्यू करें। चिट्ठी नहीं आई, खत नहीं आए। हालांकि अमूमन भी हमारा शो 2 घंटे का ही होता है, लेकिन इस बार हमने सिर्फ आपके वसीतर मुफाद में कोशिश की है कि 10 से 11 बजे भी शो करें, ताकि आप कोई चीज़ पे मिस आउट ना कर जाएं। अच्छा, फ़ोन कॉल्स तो मैंने ये तो सुना था भाई, फीडबैक आ रहा होता है, ट्विटर पे आ रहा होता है, फेसबुक पे आ रहा होता है, ये तो भाई फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। हाँ। क्या बात है, अगर आपकी तो बड़ी ज्यादा ही फैन फॉलोइंग हो गई है। अगर आप कहेंगे तो हम दौरानिया मजीद शो का बढ़ा देंगे। अच्छा, लेकिन वो कोई और करेगा फिर, ठीक है। हम 2 घंटे तक आपको भरपूर आपका ये अशफाक जो है ना, पता नहीं क्या क्या इस वक्त बातें कर रहे हैं। चाय पी लें आप। चलें जी, चाय आ चुके हैं। मौशी मसाइल पे हम बात कर रहे थे और मईशत के मसाइल ऐसे हैं कि एक जानिब हम अशराफिया की शाखर्चियाँ देखते हैं, ना खत्म होने वाले अखराजात देखते हैं, और दूसरी जानिब टैक्स देखते हैं, फिर हम IMF से डील देखते हैं और ये भी देखते हैं कि उसका खमियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ेगा, वन वे और दी अनदर। तो खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि हमारे साथ मौजूद ही थे और इस घंटे में भी हमारे साथ कुछ देर तक वो रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप ज़रा ये फरमाइएगा कि मर्ज़ तो सबके सामने है, और वो कहते हैं कि पहले ये IMF से डील होती थी तो शादियाने तो नहीं फूटते थे, लेकिन उस वक्त जाहिर है कि थोड़ा सा नाइवनेस की वजह से इतना अंदाज़ा नहीं होता था। अब ये पता लगता है कि देना तो हमने ही है, तो उसमें हॉल उठ रहे होते हैं। तो अब मज़ीद क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस डील के बाद? देखिए अशफाक, बात ये कि आपने IMF से जो भी 6 से 8 अरब डॉलर का प्रोग्राम तय करना है, वो इसलिए करना है कि आपको हर साल 22 अरब डॉलर चाहिए। 22 अरब डॉलर आपको बगैर IMF की अम्ब्रेला के कोई और देने को तैयार नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मल्टीलैटरल्स, आपके जो बाकी अदारे हैं जैसे कमर्शियल बैंक्स हैं, आपकी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, ये सब आपको यही कह रही हैं कि आप IMF के साथ अगर इंगेज रहेंगे तो हम बिलीव करते हैं कि उनकी स्टैंप ऑफ अप्रूवल ज़रूरी है आपको आगे साथ चलाने। उसकी वजह से ये है कि लेट मी आस्क यू समथिंग, उसकी वजह ये है कि IMF उस वक्त तक किसी को पैसे नहीं देता जब तक उसे यकीन ना हो कि इनके पास वापस करने का कोई मैकेनिज्म है, और प्लस वो माइक्रो मैनेज करते हैं आपकी इकोनॉमी, तो उनको अंदाज़ा होता है कि ये देने की पोजीशन में है, और दूसरों का एतमाद इसी सिस्टम की वजह से उस मुल्क पर बहाल होता है। Am I right? Yeah, largely you see IMF is the doctor of the last resort. So आप एक इस वक्त भी ICU के डॉक्टर के पास हैं, वो आपको सर्जिकल टेबल पर ले आएगा। पर ये मैं बार बार कहता हूँ कि नंबर 1, इट इज़ नॉट डिफाइंड कि वो प्रोग्राम क्या होगा। अगर कंट्री अथॉरिटीज़ की कॉम्पिटेंस हर शोबे में, चाहे वो टैक्सेशन हो, मॉनेटरी साइड हो, एनर्जी साइड हो, प्राइवेटाइजेशन हो, अच्छी होगी तो प्रोग्राम होम ग्रोन होगा, प्रोग्राम जो है फंडामेंटल्स पे बेस्ड होगा। वरना IMF तो आपकी प्राइसिंग चेंजेस करके, आपकी इकोनॉमी को स्लो करके आपको एक तकवियत दे सकता है, एक स्पेस दे सकता है, एक वक्त दे सकता है कि जो हार्ड कॉल्स हैं वो कंट्री करे। चाहे वो टैक्सेशन को बढ़ाने में हो, नए टैक्स पेयर्स लाने में हो, बिजली के निज़ाम की तंजीम नौ में हो, अदारों की प्राइवेटाइजेशन में हो, किसी शोबे में भी हो, वो आपको IMF फराहम कर सकता है टाइम एंड स्पेस। अगेन वो टाइम एंड स्पेस आज भी आपके पास है सदफ,
you can use it wisely. अच्छा, एक चीज़ सदर मुमलिकत का बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आया है, कहते हैं वक्त आ गया है, वज़ीर आज़म भी कह रहे हैं कि जिनके पास दौलत है वो कुर्बानी दें। अब सवाल ये है कि जब उनसे कुर्बानी मांगी जाती है तो फिर बहुत सारे मसले मसाइल भी सर उठाते हैं। सदर कह रहे हैं जी बड़े ज़मींदारों पर अब टैक्स लगना होगा, छोटे काश्तकारों को छोड़ें। लेकिन ये बात हम तो साल हर साल से कह रहे हैं, लेकिन होता ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्या होगा कि ऐसा हो जाएगा, या ये सिर्फ बातें हैं जो आवाम को कहते हैं ना दिलासे दिए जा रहे हैं ऑलरेडी, जिन पे ऑलरेडी इतना टैक्स लगा दिया गया है? सदफ, एक तो ये कि गुंजाइश ही नहीं रही है। पहले हम इधर से मांग कर उधर से मांग कर ये प्रोग्राम लेकर ये प्रोजेक्ट बनाकर ये वक्त गुजार लेते थे। आई थिंक वो टाइम गुजर गया है। अब हमारे पास ये गुंजाइश ही नहीं रही है, ना हमें कोई ऐसा कर्ज देने को तैयार है। हमारे अपने मालियाती मसाइल भी बहुत गहरे हैं। सो हमें हर सूरत में IMF से बियॉन्ड काम भी करने हैं। अगर 20-22% एग्रीकल्चर हुजम है इकॉनमी का, तो वो 9.5 अरब रुपया टैक्स देकर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की मद में वक्त नहीं काट सकता। अगर 1% हमारे जो होल्डर्स हैं वो 20% ज़राई अराजी होल्ड कर रहे हैं, तो सदर मुमलिकत सही कह रहे हैं कि उनको टैक्स करना चाहिए। इसमें तो कोई दो आरा नहीं हो सकती, और अपने लिए करना चाहिए, IMF और नॉट। अगर आप एक 5 लाख वाले से 40% का टैक्स लेना चाहते हैं, आप अगर नॉन सैलरीड से 50% तक का टैक्स लेना चाहते हैं, अगर वो 1 करोड़ कमा रहा है, तो व्हाई नॉट द रियल एस्टेट। लेकिन द पॉइंट इज कि आप ये देखिए ना कि इस वक्त हो क्या रहा है कि यानी कि जिस पे किसी पे टैक्स लगने जा रहा होता है, बल्कि मुल्क में बनने वाली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, या भले वो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन हो, या भले ताजिर हो, या भले उसके साथ साथ ये मतलब फ्लावर मिल्स एसोसिएशन हो, हर कोई प्रोटेस्ट करके अपना उल्लू सीधा कर लेता है, या कोशिश करते हैं एटलीस्ट। सैलरीड क्लास को तो ऑलरेडी इतना स्क्वीज कर दिया है, तो IMF वैसे तमाम चीज़ों को माइक्रो मैनेज करता है। इस पर वो कोई गाइडलाइन नहीं दे सकता कि किन किन शोबों में आप लें, सिर्फ बोले नहीं, करें यहाँ से वसूल? तो आई थिंक ये लार्जली डिस्कशन हमेशा फंड के साथ भी होती रही है। पर अशफाक, बात ये तो हमारी इंटरनल डिस्कशन है ना कि एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी होनी चाहिए। जो सदफ टैक्स दे रही हैं एज अ एम्प्लॉई ऑफ ARY, वही टैक्स एग्रीकल्चर इनकम कमाने वाले को भी देना चाहिए, रियल एस्टेट का प्रॉफिट कमाने वाले को भी देना चाहिए। वही टैक्स जो मैं बैंक में पैसे रखता हूँ वहाँ से भी आना चाहिए, और रिटेल और होलसेल से भी आना चाहिए। ये तो हमारी इंटरनल डिस्कशन है फॉर अस टू हैव। IMF को भी मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि हमारे जैसे ही हैं, हमारी जैसी यूनिवर्सिटी से ही PhD किए हुए हैं, कि यार यू हैव टू थिंक डीपली इनटू पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल इक्विटी टैक्सेशन की नहीं है। आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे रिलाई करके मुल्क को कब तक चलाएंगे? उनका लॉजिक ऑफ कोर्स ये होता है कि यार कंट्री अथॉरिटीज हैव टू कम अप विद दिस। उनका लॉजिक ये होता है कि 3 साल में हम इतने गहरी तब्दीलियां नहीं कर सकते। ये सब काम हमने खुद करने हैं। आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड दैट। चलें जी, काम शजर से उम्मीदें बाहर रख, काम खुद करने। लेकिन हम जैसे कि डॉक्टर साहब भी सॉल्यूशंस तो बताते रहते हैं, लेकिन ऐसे सॉल्यूशंस पे काम होता हमें दिखाई नहीं देता। थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान नजीफ हमारे साथ जुड़े हुए थे, और हम कोशिश करते हैं जी अवामी अंदाज से बात करें और अवाम का जो इशू है वो आपके सामने लेकर आएँ। चले जी, बहुत हो गई मैशियत पे बात, बहुत हो गई मसाइल पे बात। अब कुछ ऐसी बात बताते हैं आपको जो अच्छी खबर भी है और जो हमें ये बताती है कि भाई हमारे मुल्क के जो स्टूडेंट्स हैं, जो होनहार नौजवान हैं, वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसे कहते हैं ना, हम समझ सकते हैं जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। बात आपने मुझे देखी क्योंकि मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत कुछ आपकी तो मैं बात ही नहीं कर रही। मैं तो भाई माशी तरक्की करनी है तो हमें दुनिया के सामने जो है वो उनके साथ साथ चलना होगा, एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी, अपने कुछ ऐसे काम करने होंगे, अपने प्रोडक्ट ऐसे बनाने होंगे जिससे दुनिया इंटरेस्ट उसमें ले और कहे कि भाई वाई नॉट। तो फिर यहाँ पर आपकी आज हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही तालिब इल्मों से जिन्होंने मुल्क की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक कार तैयार कर ली है, और पाकिस्तान नेवल इंजीनियरिंग कॉलेज के होनहार तालिब इल्म हैं और बासलाहियत तलबा इनकी टीम है पूरी। उन्होंने कार बनाई है जिसका नाम आज़ाद रखा है। अच्छा, तो नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, पूछेंगे इस नाम के पीछे कहानी क्या है। अच्छा, ये बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी से लेस है। माहौल दोस्तों कहा ही जाता है इलेक्ट्रिक कार को, और ये एक बार चार्ज होगी उसके बाद 200 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकती है। हाई पावर मोटर है, लिथियम आयन बैटरी नस्ब की गई है, जबकि इसके जो टायर हैं वो भी बड़े मखसूस किस्म के हैं। इसकी शक्ल भी देख लेते हैं किस किस्म की है। वाह। तो जनाब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, तो बात कर लेते हैं। हमारे साथ टीम के जो मेंबर अरहम खलील,
थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस वासफा उमर, आप भी हमारे साथ हैं, और सरीन यू आर अ फैकल्टी मेंबर। तो भाई बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आप हमारे शो में तशरीफ़ लाए। अच्छा, ये पहली गाड़ी मैंने वैसे देखी है बहुत अरसे बाद जो कि ना सिर्फ ये कि बनी है बल्कि इट लुक्स गुड, वरना नॉर्मली हम वो शुरू काफ़ी पहले की स्टेज पे लोग आ जाते हैं। तो टेल अस अबाउट द आइडिया, हु इज़ गोइंग टू स्टार्ट? आप? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि हमें आप लोगों ने इनवाइट किया यहाँ पे। हमारी ये सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी इज़ बाय द नेम ऑफ टीम इनविजन के नाम से। और ये हमारी सोसाइटी 15 ईयर्स ओल्ड सोसाइटी है और हम इसमें अब तक 17 व्हीकल्स बना चुके हैं। और ये स्टूडेंट लेड सोसाइटी है हमारी, और इसके अंदर अभी तक हमने डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स, हमने 14 डिफरेंट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी हम पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जिसमें ऑन द टॉप हम लोग शेल इको मैराथन कॉम्पिटिशन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने हैं उसमें हम पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और द गुड पार्ट जिस पे मैं आई फील वेरी प्राउड ऑफ सेइंग है कि ये सब के सब स्टूडेंट्स ने खुद बनाए हैं। इसमें सब इनोवेशन, इनके आइडियाज़, एवरीथिंग इज़ स्टूडेंट बेस्ड। और ये हमारी इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड भी हैं। हम लोगों ने बहुत सारे कम्युनिकेशन अवार्ड्स और बहुत सारे हमने इसमें इनोवेशन अवार्ड्स भी विन किए हैं। अच्छा, अब ये है कि इट इज़ ग्रेट, लेकिन पहले काफ़ी प्रॉब्लम्स ये होती थी कि इंजन बनाना वाज नेवर इजी। अब ये जो हाइब्रिड और ये जो प्लग इन हाइब्रिड और ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों की वजह से आसानी ये हुई है कि मोटर्स जो हैं वो दे आर कंपैरेटिवली इजियर टू मेक, नॉट दैट इजी बट कंपैरेटिवली, कि जो कंबशन इंजन या उनसे हटके। तो ये वाज दैट द रीज़न कि इसके अंदर आप लोगों ने इन्वेस्ट करने का, या आप लोगों ने सोचा कि ये करना चाहिए? व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस इन्वेंशन? ये जो स्पेसिफिकली वी वर्क ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्योंकि वी वांट टू प्रोवाइड एन अल्टरनेट फ्यूल टू द पाकिस्तानी मार्केट। आपको पता है फ्यूल प्राइसेस बहुत हाइक कर गई हैं, जिसकी जो एक मेजर प्रॉब्लम है हमारे मुल्क का। और लोकली मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे पास है नहीं, जितनी होती हैं सब इम्पोर्टेड होती हैं। तो दैट वाज द प्राइमरी रीज़न जिसने हमें मोटिवेट किया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम करने की। सेकेंडली, बिल्डिंग मोटर इज़ एज डिफ़िकल्ट एज बिल्डिंग इंजन, मगर एफिशिएंसी बहुत मैटर करती है मोटर की। आप मोटर बना तो लेते हैं, मगर इफ़ इट इज़ नॉट एफिशिएंट तो फिर वो आपको सेम प्राइस पे पड़ जाती है जो कि आपको एक पेट्रोल एफिशिएंसीज की। अच्छा, ये जो चार्जिंग का एक इशू है, बहुत सारी कंट्रीज से अब ये रिपोर्ट आ रही है कि जी ई कार जो है लोग रिटर्न कर रहे हैं, दोबारा से अब वो पेट्रोल और गैस की तरफ आ रहे हैं। तो ये आप उसकी भी रीज़न ये दे रहे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ज़्यादा सफ़र नहीं कर पाते। सो ये जो चार्जिंग है कितना लॉन्ग डिस्टेंस दे सकती है इस गाड़ी? हमारी गाड़ी जो है एक चार्ज पे 200 किलोमीटर चलती है। और हमारी गाड़ी में एक एडेड फीचर है, इसकी बैटरी बहुत इजीली रिप्लेसेबल और कैरिएबल है, पोर्टेबल बैटरी है। तो हमारी गाड़ी के 4 बैटरी पैक्स होते हैं, गाड़ी के अंदर 4 बैटरी पैक्स का स्लॉट होता है। इवन इफ यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग डिस्टेंस और यू रन आउट ऑफ बैटरी, तो यू कैन इजीली चेंज द बैटरी पैक। आपको ज़रूरी नहीं है कि चार्जिंग स्टेशन पे आप उसको चार्ज करें, यू कैन सिंपली रिप्लेस इट विद एन ऑल्टरनेट बैटरी पैक जो कि हमारी गाड़ी में मौजूद होता है, विच विल टेक यू 200 किलोमीटर्स फर्दर। वासफा, आप लोग टोटल कितने मेंबर्स हैं इस टीम में जिन्होंने इस पे काम किया है, और क्या क्या जिम्मेदारियां हर किसी की रही हैं इसमें? हमारी टीम में टोटल 40 to 50 के बीच में मेंबर्स हैं। एंड देयर आर 2 डिपार्टमेंट्स, एक टेक्निकल होता है, एक नॉन टेक्निकल होता है। टेक्निकल में हमारे पास सब डिविजन हो जाते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो उनका अपनी अपनी डोमेन में काम होता है। लाइक मैकेनिकल डिपार्टमेंट तो पूरा जो मैकेनिकल सिस्टम होगा गाड़ी का, लाइक द बॉडी, चैसी एंड सस्पेंशन, ईच एंड एवरीथिंग वो लोग आफ्टर करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारी जो है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बैटरी, मोटर, इन सब चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है जो हम इनोवेशंस की बात कर रहे हैं, तो वो बेसिकली इसके ऊपर काम कर रहा होता है कि जो नई इनोवेशंस आ रही हैं या जो हम नया क्या कर सकते हैं गाड़ी में। देन देयर इज़ अ नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट, उसमें हमारे पास सब डोमेन्स है, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस। सो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ये काम होता है कि अब ऑब्वियसली बात है, जब हम गाड़ी बना रहे हैं तो हम खुद सेल्फ उस पर तो कर नहीं रहे हैं, हमें स्पॉन्सर्स चाहिए होते हैं। तो हम उसके लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मेन पर्पज़ ये होता है कि वो जो है स्पॉन्सर्स को प्रेजेंट करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को, डिफरेंट कंपनीज़ को, हम बहुत सारी चीज़ों पे, एंड देन वो स्पॉन्सर्स आते हैं, अच्छा, फंड्स प्रोवाइड करते हैं। ज़ाहिर है कि प्रोसेस के बगैर तो ये मुमकिन नहीं है। ये जो इसके लिए आपने ज़ाहिर पार्ट्स यूज़ किए हैं, जो मोटर यूज़ की है, बैटरी है, सो ये क्या सब इम्पोर्टेड आइटम्स हैं या फिर लोकली ये भी तैयार किए गए? बैटरी हमारी लोकली मैन्युफैक्चर्ड है, हमारे पास गैराज फैसिलिटी है हमारी यूनिवर्सिटी में। बैटरी लिथियम आयन सेल से हम खुद उसको फैब्रिकेट करते हैं। मोटर इज़ अ चाइनीज़ मोटर, वो हमने इंपोर्ट करी है। मोटर वही वाली बात है कि यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर अ वेरी एफिशिएंट मोटर बाय योरसेल्फ, उसके लिए आपको स्पेसिफिक मशीनरी चाहिए होती है। मोटर इज़ इम्पोर्टेड। उसके अलावा गाड़ी का इंटायर स्ट्रक्चर, द बॉडी,
वो हमारे स्पॉन्सर्स के थ्रू और हमारे थ्रू हम लोग ने खुद लोकली इन हाउस मैन्युफैक्चर किया। एंड नाउ व्हाट अबाउट द कॉस्ट? अच्छा, मटेरियल कॉस्ट, अगर सिर्फ मटेरियल कॉस्ट की बात करें तो इट इज़ अबाउट 3 to 3.5 मिलियन रुपीज़, ये सिर्फ मटेरियल कॉस्ट है। अगर इसके अंदर आप लेबर और वो सारी चीज़ें मिला लें तो इट एक्सीड्स। इसकी वजह ये है कि कितने की पड़ जाएगी अगर मैं खरीदना चाहूँ? आप तो 1 करोड़ की भी खरीद लेंगे सर। वो क्यों? मैम असल में क्योंकि सिंगल यूनिट मैन्युफैक्चर की है तो कॉस्टली है। अगर इसका हमारे पास प्लान है कि इफ़ यू टेक इट अप टू 100 यूनिट्स तो इसकी कॉस्ट कट डाउन होकर 15 to 17 लाख रुपीस में आ जाएगी। अच्छा, पर यूनिट। ओके, देन दैट वुड बी अफोर्डेबल। और विद द सेम डिजाइन। अच्छा, ये डिजाइन किससे इंस्पायर्ड है? लैम्बोर्गिनी से है? किस मॉडल से आपने? मैम ये डिजाइन एरोडायनेमिक है। हम लोग मल्टीपल आइटरेशंस करते हैं, किसी से इंस्पायर्ड नहीं है। अच्छा, वैसे ये जो डिज़ाइन है ये वो कहते हैं ना कि पॉट होल जो हमारे जो है ना उनके डायनामिक्स के हिसाब से बनना चाहिए कि इतनी ऊंची कम से कम गाड़ी होनी चाहिए। कराची की जो सड़कें हैं ना उसके ऊपर, वरना उसके अलावा या फिर विफाकी दारुलहुकूमत में चले तो ठीक है, वरना इसको बाहर लेके आएंगे तो फिर सही सलामत वापस जाना मुमकिन नहीं होगा। आपको पता है हम तो स्पेसर्स वगैरह लगा के फिर पता नहीं क्या क्या तरीके करके बड़े वो स्प्रिंग्स लगा के कोशिश करते हैं कि हमारी गाड़ियाँ मैनेज कर सकें। तो इट्स गोइंग टू बी क्वाइट डिफिकल्ट। हमारे रिफ्लेक्सेस बड़े डिफरेंट हो गए कराची में ड्राइव करते करते। हमें सिर्फ ये नहीं देखना होता कि जी साइड मिरर देखें, रेयर व्यू देखें, हम ये देख रहे होते हैं कौन सी सामने से बाइक आ रही है, कौन सा ऑटो यहाँ से आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये अर्बन इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अर्बन इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब ये कि इट इज़ फुली फिट टू फंक्शन इन अ सिटी। तो ये कराची में चलेगी। इसके अंदर सस्पेंशन जो हमने इंस्टॉल की है वो बहुत हाई क्वालिटी सस्पेंशन सिस्टम है, तो वो सस्टेन करेगी कराची की रोड्स को, इवन कहीं भी पूरी दुनिया की किसी भी रोड्स को। चलें, जो काम जापानी नहीं कर पाए वो आप करेंगे। वील बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। मुझे ये बताइए कि ये जो गाड़ियों के मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं जिनमें क्रैश टेस्ट होता है, फिर उसके अलावा उनके बाकी इन गाड़ियों में आग लगने, वायरिंग वगैरह के काफ़ी सेफ्टी फीचर्स उनके होते हैं, तो उसके लिए किस तरह से आप लोगों ने उसको टेस्टिंग वगैरह की है कि वो महफूज? हमारे पास जिस कंपटीशन में हम पार्टिसिपेट करते हैं उसकी तरफ से हमें एक रूल बुक मिलती है जिसके अंदर पर्टिकुलर सेफ्टी और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको मीट करना नेसेसरी है, और जिनको मीट करे बगैर वी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जिसमें सेफ्टी और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके हिसाब से गाड़ी मैन्युफैक्चर की हुई है। और सारी टेस्ट इसके जो किए हुए, इम्पैक्ट टेस्टिंग होती है, सीट बेल्ट की टेस्टिंग होती है, सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पास। आपसे पहले लेकिन अरहम आपसे ये सवाल कि ये जो बड़ा मसला है जो चार्जिंग पॉइंट है वो तो है नहीं हमारे मुल्क में, और मॉडल जो है प्रोडक्ट पहले तैयार हो गया है, सो ये इसको कैसे? मैम इसी को सॉल्व करने के लिए मैंने पहले भी मेंशन किया, हम लोग अपने साथ एक स्पेयर बैटरी पैक गाड़ी के अंदर रखते हैं। और हम लोगों ने इसका, और वो फुली चार्ज होता है कि 200 किलोमीटर आपकी वो बैटरी चल गई, फिर आपने रिप्लेस करके उसको ये कर दिया। लेकिन वो कॉस्टली नहीं पड़ेगी? वो कॉस्टली, ऑफ कोर्स इट कम्स विद अ प्राइस। अभी तो वो कह रहे हैं ना कि अगर एक यूनिट प्रॉपर प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो उसकी कॉस्ट भी। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि इसके लिए अब तक जाहिर है कि जब तक इसकी बल्क में प्रोडक्शन नहीं शुरू होगी तो तब तक इसकी कॉस्ट नीचे नहीं आएगी। कॉस्ट नीचे नहीं आएगी तो लोगों के लिए उसका ख़रीदना मुमकिन नहीं होगा। और ऐसे हमने कई प्रोजेक्ट्स देखे हैं कि वो उनके अंदर पोटेंशियल होता है लेकिन वो फिर आगे बढ़ नहीं पाते। आपसे इस गाड़ी के आने के बाद राब्ते किए गए हैं, कोई स्पॉन्सर्स आपको मिले हैं जो इस पे काम करें या आपको सपोर्ट करें? अभी हमारी जो हमारी जब से अनवेलिंग हुई है उसके बाद से अभी तक हमारा मतलब इट्स बिन लाइक 2-3 डेज़ ही हुए हैं हमारी अनवेलिंग को। तो वी आर इन टच विद सम कंपनीज़ और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने हमें कांटेक्ट किया है। कुछ हमारी स्पॉन्सर्स हैं जो कि हमारे एनुअल बेसिस पे हमारे साथ रहते हैं इन टच, और जिन्होंने हमें लास्ट 15 ईयर्स से सपोर्ट कर रहे हैं। एज़ वी टोल्ड कि दिस इज़ एन स्टूडेंट लेड सोसाइटी जिसमें स्टूडेंट्स ही काम कर रहे हैं, तो हमारे पास जो भी फंडिंग आती है वो थ्रू द स्पॉन्सर्स आ रही होती है। तो मैं आपको यहाँ तक भी कहूँगी कि जो मार्केटिंग का काम है, अगर हम अपनी कंपनीज़ को भी अगर अप्रोच करें तो वो भी इन्हीं ये जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं यही इनकी एड ऑन फीचर है इनका, कि ये लोग जाते हैं, दे अप्रोच देम थ्रू देयर स्किल्स। और आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द स्पॉन्सर जिन्होंने इस लेवल तक, मतलब अगर आप ये देखें तो लास्ट 15 ईयर्स में हमारे पास अगर 17 व्हीकल्स तैयार हो गए हैं तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द स्पॉन्सरशिप। व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड द नेम आज़ाद? एंड द कलर एज वेल। सो बेसिकली उसके पीछे इंस्पिरेशन ये थी कि हमारी सोच ना एक तरीके से स्टक होती है कि पाकिस्तान के बच्चे ये नहीं कर सकते, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ये नहीं कर सकते। तो हम उस सोच को तोड़ना चाहते हैं, एंड उसके पीछे ये रीज़न था कि हम उसका नाम आज़ाद रखेंगे ताकि सबको पता है कि हम आज़ाद हैं, लाइक वी कैन डू एनीथिंग इफ़ वी वांट टू। अच्छा, हम बेसिकली बच्चों से मुतालिक ही नहीं कहते, हम पॉलिटिशियन से मुतालिक ही कहते हैं। यू मिसअंडरस्टूड अस। अच्छा, बात ये है कि
अगर इस गाड़ी में आप जाके बैठें और दूसरी किसी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार या इलेक्ट्रिक कार में आप बैठें, तो अरहम क्या नोटिसेबल डिफरेंस होगा जो इसमें है और उनमें है, या जिसको आप बेहतर करना चाहें आप कहें कि इसमें बेहतर है उनमें नहीं? देखिए सर, हम लोग क्योंकि फोकस कर रहे ये होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आपने हमें अनवीलिंग में नहीं बुलाया, तो हमें आइडिया नहीं है कि व्हाट्स इन इट। अच्छा, पहले तो सॉरी नहीं बुलाया कि मैं सही ये आपको ऐसे ही फंसाएंगे, इनकी बातों में नहीं आना। तो देखिए, हम लोग क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, तो ऑफ कोर्स कुछ ट्रेड ऑफ्स होते हैं। सबसे पहला ट्रेड ऑफ ये होता है कि जो अंदर बैठने का स्पेस है वो शायद उतना नहीं होता जितना आपको नॉर्मल कन्वेंशनल सेडान्स में मिलता है। ऑफ कोर्स हम लोग ने गाड़ी को कॉम्पैक्ट रखना होता है, हमने गाड़ी को लाइट वेट रखना होता है, तो सारी चीज़ों को ट्रेड ऑफ्स होते हैं ऑफ कोर्स। हम फिर इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस आपने भी मेंशन किया था, जो रोड से इसकी हाइट होती है वो बहुत कम होती है। उसकी इंजीनियरिंग रीजंस हैं, वो फ्यूल एफिशिएंट बनाती है किसी भी व्हीकल को। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि शायद जो यूजर एक्सपीरियंस है कंफर्ट वाइज वो थोड़ा सा। और एक और इशू भी है ना हम कि जब गाड़ी ये चलेगी तो फिर ऑब्वियसली वो उसमें ज़ाहिर है मजीद हमारे यहाँ पर मैकेनिक अक्सर गाड़ियों को इसलिए फेल कर देते हैं क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग पुराने ज़माने की है कि वो तो ये जापानी गाड़ी है तो फेलियर है, इसमें तो ये है। आपको पता है वो जब ये हाइब्रिड गाड़ियाँ और इस तरह की गाड़ियाँ आई थी तो उनका माइंडसेट क्या होता था, तो अब ये भी चीज़ है। तो हम लोग चेंज से थोड़ा घबराते हैं। वैसे चार्ज कितनी देर में हो जाती है? ये 2 to 3 आवर्स में फुली चार्ज हो जाती है। अगर आप हमारा इसका जो कंपेटेबल चार्जर है उसके साथ चार्ज करें तो 2 से 3 आवर्स में ये फुली चार्ज हो जाती है। चार्जर हमारा अपना चार्जर, कंपेटेबल चार्जर। ओके, तो आपको इसकी भी प्रोटेक्शन इसी हिसाब से आपको करनी होगी। हम लोग खुद। और वो कितने यूनिट्स, अब तो हम यूनिट्स भी पूछेंगे ना ताकि वो हिसाब किताब उसका रहे। 30 एम्पेयर आवर्स की बैटरी होती है इसकी। ओके, तो 2 यूनिट आप समझ इसकी एफिशिएंसी नहीं, इसकी एफिशिएंसी आप इस तरह से समझें कि आप कराची से हैदराबाद का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, 2 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होती है। ओके, तो अगर हमारा यूनिट प्राइस है इलेक्ट्रिसिटी का 65 है तो 130 रुपीज़ में आप कराची से हैदराबाद का डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, चलें, अब ये सस्ती बात समझ में आई ना, अब ये कहानी है। कोई फायदा हमें इसका नजर आया, लेकिन माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और क्या बात है। और हमारे होनहार तालिब इल्म अच्छा काम कर रहे हैं। हम और बासपा सरीन, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आपके टीम मेंबर्स जितने भी इसमें शरीक थे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, उन सब का बहुत शुक्रिया। और वी आर होपफुल कि आप लोग इस पे मजीद काम करें, आपको स्पॉन्सर मिलें ताकि इसकी जो कॉस्ट है वो नीचे आए। वरना अगर 50-60 लाख में ये गाड़ी मिलेगी और 50-60 लाख में जापानी, तो आपको पता है कि लोग कहाँ जाएंगे। अच्छा, एक थैंक यू सो मच, एक क्लैरिफिकेशन मैं यहाँ दे दूँ। अशफाक कह रहे थे आप 1 करोड़ की गाड़ी भी अफोर्ड कर सकती हैं, ये मेरे बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। मैं तो पुरानी तनख्वाह पर ही काम कर रही हूँ। ये अशफाक हैं हु एक्चुअली कैन अफोर्ड अ कार विच इज़ लाइक वर्थ लाइक 1 करोड़। सोचने में क्या है, सोचने में क्या चाहता है। वेलकम बैक वंस अगेन। सो इस पर बात कर लेते हैं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच शाहिद रिंद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बताइएगा कितने दिन का ये इवेंट है और हमें बड़ी अच्छी यहाँ से वाइब्स आ रही हैं। सो काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं डाइवर्सिटी भी है और ज़बरदस्त किस्म का इंतजाम किए गए। सदफ, आपको और इशफाक को अंदाज़ा होगा, हम जर्नलिज्म में साथ रह चुके हैं और बलूचिस्तान से हमेशा इसी बात पे ही आपकी बात सुन के राब्ता मुनक़ता हो गया आपसे। दोबारा कनेक्ट करें जी इनको, शाहिद रिंद साहब को। और ये ज़ाहिर है कि बड़ा ज़बरदस्त एक व्हाई नॉट इस टाइम में हम दोबारा से दिखाते हैं। ये जी साइकिल रेस है। बेसिकली सदफ, हमने जब हुकूमत वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने संभाली, उसके फौरी बाद जो तरजीहात थी, उन तरजीहात में जहाँ पर सेहत, तालीम और क्लाइमेट चेंज हमारी तरजीहात का हिस्सा था और हमारे बजट डॉक्यूमेंट में भी ये रिफ्लेक्ट करता है, उसके साथ साथ सबसे बड़ा चैलेंज था बलूचिस्तान के नौजवान के साथ कनेक्ट करना। बलूचिस्तान के नौजवान के साथ कनेक्ट करने के लिए तालीमी मैदान में जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने बेनज़ीर भुट्टो शहीद स्कॉलरशिप हो, या ऑक्सफोर्ड में बलूचिस्तान के नौजवानों के दरवाजे ऑक्सफोर्ड के में खोलना बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए हो, या उसके अलावा फन्नी तरबियत हो, उसके साथ साथ खेलों के मैदानों को आबाद करना और यहाँ की जो सकाफती रंग है उनको दोबारा उजागर करना इस हुकूमत की तरजीहात में शामिल था। इसी सिलसिले में हुकूमत बलूचिस्तान ही के ताउन से इब्तदाई दिनों में ही बलूचिस्तान यहाँ पर पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का इनेकाद हुआ, जिसमें मुल्क भर से अदीबों ने, शुअरा ने शिरकत की और उसमें भी एक बहुत, जैसे कहते हैं, एक मुस्बत सरगर्मी थी। उसके बाद वज़ीर आला ने वाज़ेह हिदायत कल्चर, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और यूथ डिपार्टमेंट को दी कि पूरे एक ईयर का कैलेंडर तैयार किया जाए
ये उसी सिलसिले की कड़ियां हैं जो मुसलसल इवेंट्स करने की कोशिश की जा रही है, ताकि बलूचिस्तान का जो नौजवान है जो कि डिस्कनेक्ट है फेडरेशन से, उसे दोबारा फेडरेशन के साथ जोड़ने क्या की बात है। कोशिश अच्छा, शायद की मैं जाए। एक चीज़ ये सोच रहा था कि आप ये देखिए कि वक्त कितना चेंज होता है, कितने माशाल्लाह से हालात चेंज होते हैं, लेकिन उसके लिए विल की ज़रूरत होती है, फोकस की ज़रूरत होती है, एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। अब ये जैसे साइकिलिंग का इवेंट था या ये जो म्यूज़िकल नाइट में देख रहा हूँ, इसके अंदर आप ये देखें कॉन्सर्ट है, बड़ी तादाद में यहाँ से लोग शरीक करें। इनकी शिरकत का मैकेनिज़्म क्या था, कहाँ से इनका लोगों ने पार्टिसिपेशन के लिए इसमें ज़ाहिर है कि कोशिश की, ये इस बारे में भी हमें बताइए ज़रा। इशफाक, इसमें तरीक़ाकार ये था कि इस इवेंट के इनेकाद के लिए जो क्वेटा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, क्वेटा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या क्वेटा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हैं वो, और DHA, इन दोनों का कोलैबोरेशन था और इन्हीं दोनों ने ना सिर्फ साइकिलिस्ट को रजिस्टर किया, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो प्रोफेशनल साइकिलिस्ट थे उनके साथ साथ नौजवानों को, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के जो तलबा हैं जो कि साइकिलिंग में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें भी मौका दिया गया। यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर क्वेटा हो या MNA नवाबजादा जमाल रईसानी हो, उन्होंने भी इन बच्चों के साथ कुछ देर साइकिल चलाई। ऑल्दो दे आर नॉट प्रोफेशनल साइकिलिस्ट, लेकिन उनको एक बूस्टअप देने के लिए डिप्टी कमिश्नर खुद मौजूद थे, नवाबजादा जमाल रईसानी MNA मौजूद थे, चीफ मिनिस्टर खुद इस तकरीब में इसलिए शरीक हुए कि एक पॉलिटिकल ओनरशिप देने की जरूरत है नौजवान को, क्योंकि हर सरगर्मी में हम उनके साथ हैं। इस सरगर्मी के बाद हम जियारत में एक फुटबॉल टूर्नामेंट प्लान कर रहे हैं शहीद नवाबजादा सिराज रईसानी के नाम से, जिसके लिए बलूचिस्तान के तमाम अजला से 32 टीमों को जियारत में इकट्ठा करेगी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, और वहां पर बाकायदा एक फुटबॉल का टूर्नामेंट होगा जो कि शहीद नवाबजादा सिराज रईसानी के नाम के साथ होगा। इसके अलावा भी पूरे ईयर के लिए बलूचिस्तान भर में जो एक्टिविटीज करनी है, उसके लिए यूथ एंड कल्चर और स्पोर्ट्स का जो डिपार्टमेंट है वो अपना कैलेंडर मेंटेन कर चुका है। बिल्कुल, ये होना चाहिए और इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए, और यकीनन यूथ जो है वो इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट भी करती है, जिसका हमने अमली मुजाहरा भी देखा। थैंक यू सो मच, शाहिद रिंद हमारे साथ थे। हाँ जी, अब क्या करें? तो अच्छा जी, कराची के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ की बरसात से क्या हुआ था कि वहाँ पर हुआ ये था कि जो बिल्डिंग है कदीमी इमारत, उसका मखदूश इमारत का एक हिस्सा गिरा है और नुकसानात हुए। 2 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी ओवरऑल जो मुख्तलिफ हादसा थे उसमें हारे थे। तो हमारे साथ नज़ीर शाह मौजूद हैं, वो हमें इस वाक़े से मुतालिक बताएंगे, क्योंकि ये वो इलाका है कि जहाँ पर खासी पुरानी और कदीम इमारतें हैं। तो मज़ीद भी जान लेते हैं कि और किन इमारतों को कुछ ख़तरात लाहक हैं बरसात से। बताइएगा जी। आप बिल्कुल देखें, मैं इस वक्त बंस रोड के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पुरानी कदीमी इमारत है, जहाँ गुज़श्ता रोज़ ऊपर से मलबा गिरा है, नीचे खड़ी मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुँचा है और एक खातून भी उसमें ज़ख्मी हुई है। ये कैमरामैन दिखा सके कि इस इमारत की जो सूरत हाल है कितनी खस्ता और मखदूश हो चुकी है, जो किसी वक्त भी गिर सकती है और बड़ा इसमें नुकसान पहुँच सकता है। यहाँ पर नीचे कल मोटरसाइकिलें खड़ी थी जिनको नुकसान पहुँचा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी मुतल्लिका इदारा इस जगह के लिए इसको कवर करने के लिए नहीं पहुंचा है। कराची में ऐसी सैकड़ों की तादाद से इमारतें, और जब भी बारिश होती है, इस तरह की सूरत हाल होती है, तब जाकर इनको ख्याल आता है। उसके बावजूद शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जाते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरिये बड़े बड़े ब्लॉक्स ऊपर से गिरे हैं और अभी तक यहाँ पर कोई मुतल्लिका इदारा नहीं आया जो इस जगह पे मलबे को उठा सके, जबकि इस वाक़े को तकरीबन 15 घंटे से ज़ायद गुजर चुके हैं और मुतल्लिका हुकाम की जानिब से फौरी तौर पर जो शहरियों को कहना है कि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ जो इसका ऐसा इंतज़ाम करें ताकि कोई शहरी इनकी जद में आकर उसको किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। जी भाई, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनको चाहिए कि पूरा एक सर्वे करें। आई होप कि ऑलरेडी इसके सर्वे किए जा चुके होंगे, कौन कौन सी ऐसी इमारतें हैं जो इस तरह से खस्ता हाली का शिकार है और किसी भी बारिश के नतीजे में या किसी भी नतीजे में वो गिर सकती हैं। सो इस पर ज़रूर काम करना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे। अच्छा जी, अब ये है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम पाकिस्तान में कई मामलात पर बात करते हैं। कभी हम पोलियो पे बात करते हैं, कभी किसी और मर्ज़ पे बात करते हैं, और अभी जिस टॉपिक पे हम बात करते जा रहे हैं वो ये है कि ये आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं और सिंध में बिलखुसूस इन वाक़यात में कमी नहीं आई है। आए रोज़ किसी न किसी शहर से ये वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। टंडो अलायार में एक वाक़या पेश आया जहाँ पर आवारा कुत्तों ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। अमूमन क्या होता है कि कुत्ते ने काट लिया, उसके बाद ये होता है कि आप रेबीज़ का शिकार हो जाते हैं और उससे भी ज़ाहिर है कि आपकी जान चली जाती है। वो एक अलग तकलीफ़ दे मामला है क्योंकि वैक्सीनेशन ना होने की वजह से, अवेयरनेस ना होने की वजह से ये होता है। लेकिन ये जो टंडो अलायार का वाक़या है,
इसमें तो उस बच्चे की जान ही इन कुत्तों ने ले ली। और ये गांव है जहां पर ये वाक़या पेश आया है। और अच्छा, हुआ ये है अब- कि 13 साल का बच्चा था, हाँ। ही वाज जस्ट टीनेजर, कि जिसकी इस तरीके से बेईमाना अंदाज में उसको भिंबोड़ा इन कुत्तों ने। अच्छा, ये तो हम टंडवाला यार की बात बता रहे हैं ना, लेकिन कराची में भी इस तरह के वाक़यात हम देख रहे हैं कि आम होते जा रहे हैं। और सरकारी अस्पतालों में जो एदादो शुमार हमारे सामने आए वो हमें कुछ और ही कहानियाँ बता रहे हैं कि कुत्ते के काटने के केसेस में इजाफा हो रहा है। इंचार्ज रेबीज़ क्लिनिक सिविल अस्पताल डॉक्टर रुमाना फरहद ये बताती हैं कि 50 से अस्पताल में रोज़ाना 50 से 60 केसेस लाए जा रहे हैं, जबकि सिर्फ मई के मंथ की अगर बात की जाए तो 1594 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये मैं कराची के नंबर आपको बता रही हूँ। और ये केसेस हुए हैं बल्दिया टाउन, लियारी, नॉर्थ कराची से ज़्यादा सामने आए हैं। अच्छा, तो, इसके अलावा हाँ, जिना हॉस्पिटल में मई के महीने में संजीदगी के 2731 नए और 1171 पुराने केसेस लाए गए हैं। तो इस वक्त स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुहैब जावेद, इंचार्ज हैं डॉग बाइट सेल JPMC। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ुहैब, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। भाई, ये मामला इतना संगीन है कि बाकायदा एक डॉग बाइट सेल बना हुआ है। ये सेल कब से बना हुआ है और आपके पास कितनी अफरादी क़ुव्वत है वैसे? हमारे पास यही सेल पिछले 10 साल से हम काम कर रहे हैं जी। बिल्कुल। और हमारे पास पूरी टीम है इसकी जो कि 24 आवर्स काम करती है और संडे को भी ऑफ नहीं होता। ओके। तो जिसमें स्टाफ होता है, डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। ये पूरी टीम 3 से 4 लोग होते हैं, एक पर्सन जिसमें से इंजेक्शन लगा रहा होता है और दूसरा जो होता है वो पेपर वर्क करता है पेशेंट को। फिर उसके बाद हम पेशेंट को मूव करते हैं आगे ड्रेसिंग के लिए। ठीक है। तो इस सब के बाद पेशेंट को हम फर्दर गाइड कर देते हैं कि उनके जो अगले डोजेज हैं वो कितने दिन के बाद क्या लगेंगे। पूरा प्रोसीजर। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो रोज़ाना केसेस आ रहे हैं क्या एदादो शुमार आपके पास है? देखिए, हमारे पास तो जो डेली के न्यू केसेस रिपोर्ट होते हैं वो 50 to 60 केसेस हम डेली देख रहे हैं। और रोज़ाना के। और वो सिवियर या जस्ट अ स्क्रैच या जस्ट इसमें देखें ज़्यादा हमारे पास इसकी कैटेगरीज होती हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है। हमारे पास कैटेगरी 2 जिसके अंदर ऐसा ज़ख्म होता है जिसमें ना कि पेशेंट का बहुत ज़्यादा खून बहा हो लेकिन स्किन के ऊपर स्क्रैच से ज़्यादा ज़ख्म हो, तो वो केसेस हमारे पास ज़्यादा आते हैं और उनको हम फिर फर्दर गाइड कर देते हैं। रेबीज़ की वैक्सीन होती है जो 4 डोजेज़ में लगाई जाती है। वैसे 3 डोजेज़ होती हैं लेकिन आखिरी डोज जो होता है वो बूस्टर डोज होता है जो कि पेशेंट को फर्दर आगे से इन्फेक्शन से बचाए। अच्छा, और इसके अंदर देखें, बिकॉज यू आर नॉट श्योर ना कि कौन सा कुत्ता जिसने काटा है उसमें रेबीज़ के जरासीम थे या नहीं थे, यू कैन नेवर बी श्योर अबाउट इट। तो वैक्सीनेशन जो आपके पास होती है वो एडिक्वेट होती है प्रॉपर? क्योंकि हम तो ये भी रिपोर्ट करते हैं कि भाई वैक्सीन ही नहीं होती या वो ऐसी वैक्सीन होती है जिसको प्रॉपर टेम्परेचर में नहीं रखा जाता, उसकी एफिकेसी नहीं होती। नहीं, चक्कर क्या है? देखिए, वैक्सीन को हमेशा कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। ठीक है। तो हमारे पास सुबह 9 से 12 के दरमियान में रेफ्रिजरेटर होता है जिसमें इसीलिए हम लोग सुबह 9 से 12 के दरमियान पुराने फॉलोअप के पेशेंट्स को भी देखते हैं। उसके बाद 24 आवर्स जो यूनिट हमारा काम कर रहा होता है उसके अंदर हम एक बॉक्स होता है जिसमें वैक्सीन ठंडी रहती है। उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है जो हम बहुत ज़्यादा वैक्सीन नहीं रख सकते। तो वो वैक्सीन हमारे पास ठंडी जगह पे रखी जाती है और बिल्कुल सेफ होती है। 9 से 12 के बाद क्यों, मतलब आपने कहा रेफ्रिजरेटर होता है उस? क्योंकि वैक्सीन जो है वो ठंडी जगह पे रखनी होती है। अगर उसे हम गर्मी में रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। नहीं, तो उसके बाद नहीं होता आप अवेलेबल? उसके बाद अवेलेबल होता है लेकिन सिर्फ उन पेशेंट्स के लिए होता है जिन्हें आज डॉग ने काटा है। फॉलोअप के जो केसेस होते हैं वो सुबह 9 के 12 के दरमियान। अच्छा, और कितने घंटे बाद अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया है तो कितने घंटे में लग जानी चाहिए? देखिए, अगर किसी को कुत्ते ने काटा है तो विद इन 24 आवर्स आपको हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है। अच्छा ज़ुहैब, एक और चीज़ मुझे बताएं कि आप इस हवाले से लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि ये जो कुत्ते जिनको बाज़ औक़ात होता ही है कि गली मोहल्लों में लोग खाने भी खिला रहे होते हैं कि जी हम चैरिटी वर्क के लिए कि चलो जी इसको खाना खिला दिया, ये उनके लिए कितने ख़तरनाक हो सकते हैं? क्योंकि रेबीज़ ऑनसेट जब सिम्टम्स का शुरू हो जाता है तो इट इज़ इनक्योरेबल और बड़ी पेनफुल इससे डेथ होती है। हाइड्रोफोबिया की सिम्टम्स आपके अंदर आ जाती हैं पानी से और किस निगलने में आपको गैग रिफ्लेक्स आपका अजीब सा हो जाता है। जी बिल्कुल, रेबीज़ ऐसी बीमारी है जिसमें रेबीज़ ऐसी बीमारी है जिसके अंदर पेशेंट को प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है और वो पानी पी भी नहीं सकता। हम पेशेंट्स को, जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं हम उन्हें अच्छे से गाइड करते हैं और उन्हें फर्दर आगे बताते हैं कि ताकि वो अपनी फैमिलीज और अपने दोस्तों को जाके आगे बताएं। क्योंकि बहुत सारे केसेस हमारे पास जो आते हैं वो 15 to 25 की एज के होते हैं और बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं जो कि गली में खेल रहे होते हैं या फिर छेड़ देते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो कि घर के अंदर ही किसी ने कुत्ते या बिल्ली के काटने से भी रेबीज़ होता है। तो उनको
खिला रहे होते हैं तो सिर्फ वो स्क्रैच कर देते हैं। तो इसलिए हम सबको गाइड करके वहाँ से भेजते हैं। और लेकिन अगर घर का कुत्ता भी हो, और वैक्सीनेटेड ना हो, वैक्सीनेटेड हो भी तो फिर भी आपको वैक्सीन लगाना जरूरी है। वैक्सीनेशन क्योंकि की जो कंटिन्यू, क्योंकि अगर आपको रेबीज ना भी हो तो टेटनस हो सकता है। अच्छा, तो इसलिए टेटनस और रेबीज के दोनों वैक्सीन लगाई जाती हैं। तो अगर जी ये जो अवेलेबिलिटी है वैक्सीन की, ये बताएं, क्योंकि इस पे बड़ी इशू बना रहा। बीच में सिंध हुकूमत ने कोलैब भी किया किसी हॉस्पिटल के साथ और उन्होंने कहा कि हम डोर स्टेप पे लोगों को फराहम करेंगे। देखिए, हमारे पास कुछ टाइम पहले अवेलेबिलिटी का इशू आ रहा था, लेकिन अभी हमारे पास 24 आवर्स ये वैक्सीन अवेलेबल है। और 24 आवर्स लग रही है, चाहे पेशेंट रात के 1 बजे आए, रात के सुबह के 6 बजे आए, हम पेशेंट को विद इन 5 to 10 मिनट्स वैक्सीन लगा के वो घर पे जा सकते हैं। अच्छा ज़ोहैब, एक और चीज़ है कि जो लोगों को इस हवाले से, क्योंकि आई एम श्योर कि आप कितने अरसे से यहाँ JPMC में खिदमत अंजाम दे रहे हैं? मुझे काफ़ी टाइम हो गया। काफ़ी टाइम हो गया। तो कई आपने केसेस ऐसे भी देखे होंगे कि जो वक्त गुजरने के बाद सिम्टम्स के साथ आते होंगे, और वो बड़ा तकलीफदेह मरहला इस एतबार से है कि लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। वो समझते हैं कि शायद इस वक्त भी कुछ हो सकता है, लेकिन उस स्टेज पे जब सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते पेशेंट का। तो उनको फिर क्या, मतलब उस वक्त क्या उनका हो सकता है? लाइक देखिए, हम सर्वाइव तो नहीं कर सकते, बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर। देखिए, इसलिए हम पेशेंट्स को कहते हैं कि वैक्सीन आके लगवाएं, क्योंकि अगर एक दफ़ा रेबीज हो गया तो इसका फिर पाकिस्तान में कोई इलाज नहीं है। पाकिस्तान क्या, दुनिया भर में इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। एक ही मेरे ख्याल में कोई पेशेंट थी दैट सर्वाइव्ड, अदरवाइज पूरी दुनिया में कोई इसकी हिस्ट्री नहीं मिलती। तो इसकी ट्रीटमेंट यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को कहते हैं कि विद इन 5 मिनट्स आके JPMC में इंजेक्शन लगवा लें एज सून एज पॉसिबल। जी बिल्कुल। और रेबीज ऐसी बीमारी है जिसमें आप फिर कुछ भी कर लें, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते फिर आगे। बिल्कुल सर, आपका काम तो ट्रीटमेंट देना है, लेकिन इन आवारा कुत्तों को कंट्रोल करना जी शहरी इंतजाम। और ये जो 3 कुत्ते कह रहा हूँ, मुझे मेरे जहन में कुत्ते ही आ गया है। 3 इंजेक्शन जो आप कह रहे हैं, ये कितने दिन के वक्फे से? लेकिन पहला डोज हमारे पास उसी वक्त लगता है विद इन 24 आवर्स। ठीक है। उसके बाद हम पेशेंट को फॉलोअप के लिए बुलाते हैं, जो कि सुबह 9 से 12 के दरमियान होता है। कितने दिन बाद? 3 दिन के बाद लगता है। और उसके बाद 3rd डोज 7 डे पे लगता है। और आखिरी डोज, जो कि अगर कुछ पेशेंट्स नहीं भी लगवाते वो बूस्टर डोज होता है, जो आके आपको अगले 1 साल की इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। वो डे 28 के ऊपर लगाया जाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर वजाहत हमारे साथ थे, और इस वजह से बड़ी डॉक्टर ज़ोहैब हमारे साथ थे, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़ोहैब। अच्छा जी, अब एक हम वीडियो देख रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है और अक्सर बेशतर बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया के थ्रू हमारे सामने आती हैं। ये वीडियो वायरल हुई और आप इसमें मंजर देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और ज़ाहिर है हमने सिर्फ इसका एक चंक देखा है, हमें नहीं पता पूरा वाक़या हुआ क्या, कैसे ये मामला इतना आगे बढ़ा। 3 लड़कियाँ आती हैं और आकर वहाँ पर जो मौजूद स्टोर में जो काम कर रहा है लड़का, उसको वो मारना शुरू कर देती हैं। अब ये हाथम पाई काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और गुत्तम गुत्ता हो जाते हैं। उसके बाद ये पता चलता है कि इस लड़के के ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। बाद में हमें पता चलता है पुलिस ने इस लड़के को रिहा कर दिया। अब ये पूरा मामला इल्जामात साबित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ये कुछ इशारे कर रहा था, हरासमेंट का कुछ इशू बता रही थी, इशारेबाजी का कहा। फिर उन्होंने 3 लड़कियों ने आके जिस तरीके से बालों से पकड़ के उसको खींचा, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, वहाँ पर लोग खड़े रहे, फिर इसी लड़के पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। अच्छा, वाक़े का ज़ाहिर है कि कोई भी पहलू हो सकता है, सही और गलत क्या है, किस वजह से उन्होंने ये इनिशिएट किया, लेकिन जाहिर है कि ये इस फुटेज में जो हम देख सकते हैं, ये वीडियो इस बात की अक्कासी कर रही है कि उस लड़के को इन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उसी पे मुकदमा भी करवा दिया। लेट्स सपोज एलिजिडली हरासमेंट का इशू भी उन्हें लग रहा था, तो एक तरीका होता है रिपोर्ट करने का। वहाँ पर और लोग भी मौजूद थे, ज़ाहिर स्टोर की मैनेजमेंट भी मौजूद होगी, वहाँ पे हायर अथॉरिटी भी मौजूद होगी, उनसे जाके बात किया। वहाँ पर आकर जिस तरीके से इस लड़के को ज़दोकोब किया गया, तो ये बड़ा अजीब सा एक मामला रहा और तीनों लड़कियाँ उस पर हावी हो गई। और हम हैरान है कि मुआशरे का क्या बिहेवियर है, क्यों हम कानून के मुताबिक नहीं चलते। समाजी रहनुमा ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं इस पर। ताहिरा साहब, ये जो वीडियो है, अगर हम सिर्फ इसके हवाले से बात करें और हमें वैसे इसके अलावा कुछ ना हो, तो हम ये बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपका कोई डिस्कोर्स है भी तो इसके ऊपर मुकदमा करवाया जा सकता था इस लड़के पे। ही इज़ हार्डली 18 और 19, लेकिन इसको जिस तरीके से मारा पीटा गया और फिर इसी पे मुकदमा करवाया गया और फिर पुलिस ने इसको कहा कि इल्ज़ाम इस पर दुरुस्त साबित नहीं हुआ। ये अदम बर्दाश्त इसको कहेंगे या हमारा जो चीज़ें हैं उनको डील करने का तरीका ठीक नहीं है? क्या आप कॉमेंट करेंगी इस पर? अस्सलाम वालेकुम और ARY का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस
अहम मौजू के ऊपर आज ये गुफ्तगू रखी है, मैं शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, आपने 2-3 अल्फाज इस्तेमाल किए, अदम बर्दाश्त और उन्होंने मारा पीटा, लड़के ने पता नहीं क्या किया होगा, कुछ बोला होगा या नहीं बोला होगा, हमें कुछ नहीं मालूम। हमें तो सिर्फ जो वीडियो पे नजर आ रहा है वो है, और वीडियो पे भी पता नहीं आप लोगों ने साउंड चलाई कि नहीं चलाई, सिर्फ एक वीडियो नजर आ रही है, ऑडियो का भी इसके साथ होना लाजमी था। मैं 2-3 बातें करना चाहती हूँ, उम्मीद है तहम्मुल के साथ और बर्दाश्त के साथ मुझे सुन लीजिएगा। जी जी। एक बात तो ये है कि ये एक दर्जा बंदी क्लास इश्यू है। अच्छा। ये जो नौजवान औरतें नजर आ रही हैं इस वीडियो में, ये जाहिरी तौर पर बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि अमीर कबीर खानदान से ताल्लुक रखती हैं। और ये जो लड़का है, शॉप असिस्टेंट है या सेल्समैन है, इनका मुलाजिम है इस दुकान में, ये वेरी ऑब्वियसली जाहिरी तौर पर ये एक गरीब या मुतवस्सित या लोअर इनकम खानदान से ताल्लुक रखता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात तालीम और तरबियत की हो गई। तालीम तो हम हासिल कर लेते हैं, मैं 10वीं जमात पास हूँ या 12वीं या BA या MA या खुशकिस्मती से मैंने PhD भी कर लिया हो, उसको तालीम कहते हैं। पढ़ना लिखना और जो हमें सिखाया जाता है कि तदरीसी कुतुब, टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम, उस पर भी मैं आना चाहती हूँ अगर आप मौका देंगे करिकुलम के बारे में। दूसरा इसका जो पहलू है वो तरबियत है। तरबियत हमें किस तरह की तरबियत दी जा रही है? सबसे पहले अपने घर के अंदर पता चला, पहले मालूम हुआ कि इनके वालिद कोई बहुत बाअसर वकील थे, उनका कोई नाम सामने नहीं आया। बाद में पता चला कि शायद वकील नहीं थे लेकिन फिर भी बहुत बाअसर शख्सियत हैं, ये भी नहीं पता चला कि कौन है। आखिर अगर पर्चा दायर किया गया है, FIR काटी गई है, तो लड़कियों की वलदियत भी तो होनी चाहिए, इन नौजवान औरतों की वलदियत पता चले हमें कि ये किसकी पता होना चाहिए, जाहिर है। और किस बुनियाद पे इन्होंने ये इक़दाम उठाया, और इस पे हम फर्दर भी डिटेल्स जमा करेंगे, फिर दोबारा आपसे भी रब्ता करेंगे, और ताकि पता चल सके कि ये कौन लोग हैं और क्या बासर होना आपको इस चीज़ का फ्री लाइसेंस देता है कि आप किसी के ऊपर तशद्दुद करें। बहुत शुक्रिया ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, बहुत ही मुख्तसर वक्त था हमारे पास, लेकिन आपने गुफ्तगू की। इंशाल्लाह इस पे हम मज़ीद बात करेंगे आपसे। तो यहाँ पर हम आपसे इजाज़त चाह रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।